सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। भारत की आजादी में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, वो देश में भी और विदेश में भी। हम लोग देश की चर्चा करते हैं, लेकिन विदेश में रहकर किस तरह से भारतीयों ने आजादी की अलख जगाई है, उस पर बातचीत करने के लिए ये जो सकारात्मक भारत उदय का 408वां अंक हो रहा है और आजादी पर्व जो आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया मना रहा है, उसका ये 7वां अंक है। तो इसमें गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी पीस फाउंडेशन के चेयरमैन कुमार प्रशांत जी हैं, जिनका बड़ा गहन अनुभव रहा है। और चूंकि गांधी पीस फाउंडेशन है तो गांधीवादी दृष्टिकोण, और गांधी जी काफी समय इंग्लैंड में पढ़े भी, साउथ अफ्रीका में उन्होंने कर्म भूमि बनाया, तो वहां पर किस तरह से संघर्ष चला, इसके लिए कुमार प्रशांत जी हम लोगों को बताएंगे कि विदेश की धरती में ऐसी चिंगारी आजादी की कैसे जगी और गांधी जी का क्या चिंतन था, क्या रोल था। और भी स्वतंत्रता सेनानी इंडिया हाउस में भी रहते थे, तो उन सब चीजों के बारे में एक जानकारी, एक सकारात्मक संवाद गांधी पीस फाउंडेशन के चेयरमैन कुमार प्रशांत जी से। जी कुमार प्रशांत जी, स्वागत है आजादी पर्व में। आप सबका बहुत बहुत आभार। इस वेबिनार में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सब का आभार। उदय जी का खास तौर पे आभार कि उन्होंने मुझको इस कार्यक्रम में जोड़ा। लेकिन आज जो विषय है, संस्कृति का आज़ादी में महत्व, ये बहुत ही, अगर मैं ऐसा कहूँ कि बहुत मुश्किल विषय है तो शायद सही नहीं होगा, और बहुत आसान विषय है कहूँ तो ये भी सही नहीं होगा। यानी इसको समझने के लिए थोड़ी अलग तरह से मनोभूमिका हमको बनानी पड़ेगी। और जैसा उदय जी ने कह दिया कि गांधी जी का संदर्भ भी इसमें जुड़ जाता है, तो गांधी जी का संदर्भ अगर जुड़ जाता है तो कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो आसान रह जाता है, क्योंकि गांधी जी बहुत ही कठिन पड़ते हैं हमको समझने में। अपनी जो समझ है वो इतने पुरातन ढांचे की बनी हुई है कि गांधी जी इस नए तरीके से बात को कहते हैं, उनको पकड़ने में हमको थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें हैं। एक है संस्कृति, एक है सभ्यता और एक है परंपरा। 3 तत्व ऐसे हैं, या कहिए 3 वृत्तियाँ ऐसी हैं जिनसे मनुष्यों का समाज और पूरी मानव जाति संचालित होती रही है। ये तीनों क्या हैं और किस तरह से इनकी भूमिका बनी है, खासकर हमारी आज़ादी की लड़ाई में। और उससे भी पहले की बात जो उदय जी ने कही, दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी ने काम किया, तो आप जानते हैं अच्छी तरह, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो कोई काम करने नहीं गए थे, नौकरी करने गए थे। नौकरी भी इसलिए करने गए थे क्योंकि भारत में उनकी वकालत चली नहीं जैसे वो चाह रहे थे। उसी समय उनको एक मौका मिला तो वो दक्षिण अफ्रीका चले गए, और वहाँ उन्होंने जो भी किया वो एक लंबी कहानी है। लेकिन वहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने इस 22-23 साल के नौजवान लड़के को, जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जो इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री लेकर के दक्षिण अफ्रीका पहुंचा था, उसको अचानक ही समझ में आया कि वो एक आदमी नहीं है, एक पूरी की पूरी कौम का प्रतिनिधि है। वो कौम कौन सी थी? तो जो वहाँ के गिरमिटिया लोग थे, यानी भारत और भारत के पड़ोस के राष्ट्रों से इकट्ठा किए गए मजदूरों का जो समूह था, जो एक लाइसेंस की प्रथा के द्वारा दक्षिण अफ्रीका लाया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में शरीर श्रम करके दक्षिण अफ्रीका के
ज़मीन को आबाद करना, शहर को ठीक करना, साफ सफाई करना, इन सारे कामों के लिए जिन लोगों को मजदूर बनाकर लाया गया था वो सारे लोग गिरमिटिया कहलाते थे और वो एक निश्चित अवधि के लिए वहाँ लाए जाते थे, बाद में उनको वापस कर दिया जाता था। जो लोग रह जाते थे वो लोग छोटे मोटे काम धंधे करते रहते थे। ये वकील साहब, जो बैरिस्टर साहब मोहनदास करमचंद गांधी वहाँ पहुँचा, उसने इस बात को पहचाना और वो इस सोच में था। तब तक एक बड़ी घटना घट गई, जिस घटना का जिक्र अभी नहीं करूँगा मैं। ट्रेन के डिब्बे से उनको फेंक दिया गया और उनको ये समझ में आया कि मैं रोटी तो कमाने आया हूँ, लेकिन साथ में मुझको स्वाभिमान भी कमाना है। तो रोटी और स्वाभिमान जब जुड़ जाता है तो एक नई संस्कृति का जन्म होता है। यही बात दक्षिण अफ्रीका में घटित हुई और इस लड़के ने ये तय किया कि मैं यहाँ रहूँगा ज़रूर, लेकिन स्वाभिमान के साथ रहूँगा। और स्वाभिमान की एक लड़ाई शुरू होती है। ये लड़का देखता ये है कि वहाँ जो भारत और पड़ोस के देशों से लोग आए हुए हैं, वो सारे लोग उतने ही टुकड़ों में बटे हुए हैं जितने टुकड़ों में हम अपने देश में लोगों को बटा हुआ पाते हैं। भाषा के लोग आधार पर लोग बटे हुए हैं, जातियों के आधार पर लोग बटे हुए हैं, धर्म के आधार पर लोग बटे हुए हैं, राज्य के आधार पर लोग बटे हुए हैं। इतने टुकड़े हैं लोगों के कि एक साबित इंसान खोजना मुश्किल है। ऐसा ही दक्षिण अफ्रीका में भी था, सारे लोग टूटे हुए थे। और ये लड़का पहचानता है कि अगर मुझको कोई लड़ाई लड़नी हो स्वाभिमान की, तो पहले इन टूटे हुए लोगों को एक करना पड़ेगा। गांधी के जीवन में ये बहुत ही समझने वाली बात है कि उनका राजनीतिक कर्म शुरू ही होता है लोगों को जोड़ने से। किन लोगों को जोड़ने से? जो आज तक कभी जुड़े नहीं थे आपस में। इसलिए इस लड़के ने एक संगठन बनाया जिसका नाम है नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल वो जगह है जहाँ गांधी रहते हैं। इंडियन कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब लोगों का जहाँ समूह जमा होता है उसको कांग्रेस कहते हैं। अब आप देखिए कि पहली बार दक्षिण अफ्रीका के बिखरे हुए एशियाई मूल के लोगों का एक नामकरण हो गया। ये इंडियन लोग हैं और इनकी एक कांग्रेस है। ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक थी वहाँ के गोरों के लिए कि इन लोगों की कोई एक पहचान भी है। इनको तो हम लोग मजदूरों के अलावा हमने इनको कोई पहचान दी नहीं थी। ये इंडियन नाम की पहचान के साथ खड़े हो रहे हैं। और दूसरा जो बहुत बड़ा काम किया गांधी जी ने कि एक अखबार शुरू किया जिसका नाम रखा इंडियन ओपिनियन। तो ये जो भारतीय पहचान से लोग खड़े हो रहे हैं, इनकी कोई ओपिनियन भी है, इनकी कोई राय भी हो सकती है। ये सफ़ेद लोग तो कभी कल्पना में भी नहीं करते थे कि इनकी कौन सी राय होती है, इनका ओपिनियन क्या हो सकता है। तो गांधी ने एक कदम से दो चीज़ें वहाँ रेखांकित की। एक तो ये जो समुदाय है इसकी अपनी पहचान है, और ये जो समुदाय है इसकी एक राय भी है, और वो राय आपको सुननी पड़ेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी हुआ साथ में कि उन्होंने जो अखबार निकाला इंडियन ओपिनियन, वो 4 भाषाओं में निकाला, जिसको ध्यान से हम लोग को समझना चाहिए। उन्होंने देखा कि यहाँ जो बड़ा समुदाय है हमारा, जिनके साथ मुझको काम करना है, वो ज़्यादा बड़ा समुदाय दक्षिण भारत का है। इसीलिए अखबार तमिल में निकाला। उन्होंने देखा कि जिनसे मुझको बात करनी है वो अंग्रेज लोग हैं, इसीलिए अखबार अंग्रेजी में निकाला। एक बड़ा समुदाय गुजरातियों का था, इसीलिए गुजराती में निकाला। और ये सब लोग मिलके जो इंडियन बनते थे, उनके बीच में जो संवाद की भाषा थी वो हिंदी थी, इसीलिए हिंदी में निकाला। तो 4 भाषाओं में एक गुलाम देश में गुलाम मजदूरों के संगठन को नेतृत्व देने वाले व्यक्ति ने इतनी चीज़ों के बारे में सोचा। इसको आज़ादी की सभ्यता कहते हैं। आज़ादी जिस पाँव पे खड़ी होती है उसको बनाने में गांधी लगे हुए हैं। वहाँ से ये काम शुरू होता है। मतभेदों को दूर करते हैं, सब लोगों को नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश करते करते उनको ये समझ में आता है कि मैं जिस हथियार से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, या आज तक जिस हथियार से लड़ाई होती रही है, वो हथियार
मुझसे ज़्यादा बड़ी संख्या में, मुझसे ज़्यादा आधुनिक रूप में सामने वाले के पास है। यानी जो स्टेट पावर है वो हमेशा उस हथियार को ज़्यादा अच्छी तरह चलाना जानती है जिस हथियार से हम लड़ते रहे। तो उनके मन में सवाल उठा कि अगर मुझसे बेहतर हथियार उनके पास है तो मैं लड़ाई जीत ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझको लड़ाई का हथियार बदलना पड़ेगा। और लड़ाई के हथियार की खोज करते करते एक चीज़ उनके हाथ लगी जिसको उन्होंने सत्याग्रह कहा। सत्याग्रह का एक ही मतलब है दोस्तों, आसान शब्दों में अगर कहूँ तो दूसरे सारे हथियार छोड़कर खुद को हथियार बना लेना सत्याग्रह है। आप अपने अलावा जितने तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, लाठी से लेकर के एटम बम तक, ये सारे हथियार हैं जिनसे हम लड़ते रहे हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आप खुद किनारे हो जाते हैं, हथियार प्रमुख हो जाते हैं। इसलिए आज देखिए दुनिया भर में हथियार खरीदने की होड़ चल रही है, हमारा देश भी उसी होड़ में शामिल है। कहाँ कहाँ दुनिया से हथियार खरीदने, अरबों खरबों रुपए के हथियार खरीद रहे हैं, लेकिन उस हथियार के पीछे जो आदमी बैठा हुआ है, उस आदमी के बारे में आप क्या सोचते हैं? उस आदमी के बारे में आप तब तक नहीं सोच सकते हैं जब तक आप ये न समझें कि असल हथियार तो ये आदमी है, बाकी तो सब यंत्र हैं, उपकरण हैं। गांधी ने इस बात को समझा और उसको सत्याग्रह का नाम दिया और उन्होंने आदमी को हथियार बना दिया। उन्होंने कहा हम ही लड़ेंगे, हम ही आपस में निर्णय करेंगे और हम ही तुम्हारे साथ बात करके तुमको बदलने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल एक नई संस्कृति थी, सोचने का बिल्कुल एक नया ढंग था जिसको गांधी ने हमारे सामने रखा। तो जिस बात को हम लोग बार बार दोहराते हैं कि आइंस्टाइन नाम के बड़े वैज्ञानिक ने गांधी के बारे में ये कह दिया कि आने वाली पीढ़ियां कभी भरोसा भी नहीं करेंगी कि इस तरह का एक आदमी इस धरती पर चला था। तो क्यों कहा उन्होंने ऐसा? आदमी तो बहुत सारे आए, महान से महान लोग आए, आइंस्टाइन खुद ही बहुत महान आदमी थे, लेकिन उसने इस गांधी के आदमी को क्यों ये कहा, गांधी नाम के आदमी को, कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगे कि इस तरह का हाड़ मांस का कोई आदमी धरती पर कभी चला भी था। इसलिए उसी अपने संदेश में आइंस्टाइन लिखते हैं कि इसलिए कि इस आदमी ने पूरी मानव सभ्यता को लड़ने का एक नया रास्ता बता दिया, जिसमें आदमी को मारते नहीं हैं, आदमी को बदलते हैं। तो आदमी को मारे बगैर आदमी को बदलने की एक नई संस्कृति, जिसकी चर्चा आज आप अपने विषय में कर रहे हैं, वो एक नई संस्कृति दुनिया में पैदा हुई। गांधी ने जो हथियार नहीं था दुनिया के पास, वो एक नया हथियार उसके हाथ में दे दिया कि लड़ो, लड़ने में किसी से पीछे नहीं हटना है, हर कदम पर लड़ना है, लेकिन लड़ाई ऐसी होगी जिसमें सामने वाले की गर्दन नहीं कटेगी, वो भी हमारे साथ आकर लड़ाई में शामिल हो जाएगा। ऐसी लड़ाई कभी किसी ने सोची नहीं थी, ऐसी लड़ाई कभी लड़ी नहीं गई थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी इस लड़ाई की शुरुआत करता है और यहाँ से जो लड़ाई खड़ी होती है, वो लड़ाई खड़ी होकर के धीरे धीरे सारी दुनिया में एक अल्टरनेटिव के रूप में मान्य हो जाती है। आज दुनिया में हर कोई कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि भाई शांति से भी रास्ता निकाला जा सकता है। शांति से कैसे रास्ता निकलता है? शांति का रास्ता सत्याग्रह का रास्ता है। इसलिए गांधी अकेले वो आदमी हैं जिनका जन्मदिन दुनिया के 190 देश एक साथ मनाते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषणा कर रखी है कि 2 अक्टूबर को हम लोग सारे देश में अहिंसा दिवस दुनिया में मनाएंगे। ये भी कल्पना उसमें की गई कि कम से कम उस दिन दुनिया भर में युद्ध बंद कर दिए जाएंगे, कोई लड़ाई नहीं होती रहेगी। एक आदमी, एक नौजवान लड़का, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वो नौजवान लड़का अपना जीवन इस तरह जीता है कि वो हमारी आज़ादी की लड़ाई ही नहीं लड़ता है, दुनिया भर की आज़ादी की लड़ाई लड़ता है। इसीलिए बात हमारे बहुत ध्यान देने की है कि भारत की आज़ादी के साथ दुनिया से उपनिवेशवाद का जो जंजाल था, जो
जकड़न थी, जो चेन थी, वो एक साथ टूट जाती है और 100 से ज़्यादा देश आज़ाद हो जाते हैं। हमारे एक आज़ादी से दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों की आज़ादी का फर्क पड़ जाता है, वो आज़ाद हो जाते हैं। इस लड़ाई में इतनी बड़ी ताकत है। तो ये एक नई तरह की संस्कृति है जिसका जन्म गांधी के कारण हुआ। और अगर आप देखेंगे तो गांधी के जितने तरीके हैं लड़ाई लड़ने के, उन तरीकों की विशेषता हम लोगों ने पहचानी ही नहीं, क्योंकि हम आज़ादी की लड़ाई में इतने मशगूल रहे कि हमने देखा नहीं कि उसमें से क्या क्या नई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। हमारा आज का जो लोकतंत्र है वो सबको एक वोट, वयस्क मताधिकार पर आधारित हमारा लोकतंत्र है। हमने अपने हर आदमी के हाथ में जो वयस्क हो गया, एक वोट दे दिया, बगैर इसका विचार किए हुए कि ये पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, बहुत बड़ा विद्वान है, निरक्षर है, श्रम करता है, मिल का मालिक है या मिल में मजदूर है, स्त्री है कि पुरुष है, इसका विवेक हमने नहीं किया। सबके हाथ में एक वोट दे दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान ने जो धूप, हवा और पानी बनाया और सारे दुनिया के सारे इंसानों के लिए एक समान बनाया। हवा बहती है तो दुनिया भर में बहती है, सूरज निकलता है तो दुनिया भर का उजाला सूरज के साथ छा जाता है। मनुष्य ने इस मुकाबले का अगर कोई काम किया है तो ये वयस्क मताधिकार है, जिसने किसी भेद के बगैर हाथ में एक वोट दिया। और आप ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ एक वोट नहीं दिया, एक ही वोट दिया। यानी किसी के हाथ में 2 वोट है, राष्ट्रपति के हाथ में 5 वोट है और राष्ट्रपति के चपरासी के हाथ में 1 वोट है, ऐसा नहीं किया। सबके हाथ में एक ही वोट है। महिलाओं को ये बात खास तौर पे समझनी चाहिए कि महिलाओं को भी एक वोट देने का समान अधिकार है। इसके लिए यूरोप में 100 साल की लड़ाई हुई है और तब जाकर महिलाओं को मताधिकार मिला है। आज भी दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को मताधिकार नहीं है, लेकिन हमारे देश में जिस कलम से मताधिकार मिला, उसी कलम से महिलाओं को भी मताधिकार मिला। किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की कि महिलाएं सेकंड कैटेगरी की हैं, कम समझदार होती हैं, इसलिए इनको वोट नहीं दिया जाए। क्योंकि गांधी ने लड़ाई की जो व्यूह रचना बनाई थी, उसमें महिलाओं को अगली कतार में रखा था। महिलाएं उनकी सेनापति थी। तो जब आज़ादी के बाद ये रचना संविधान की होने लगी तो किसी को ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि इन लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अब ये जो संरचना है, इसका महत्व हम लोग को समझना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई की संरचना ऐसी की कि महिलाएं, खेतिहर मजदूर, किसान, ये लोग आगे की कतार में आ गए लड़ने के लिए। ये लोग सत्याग्रही थे जिनके कारण हमारी आज़ादी मिली। तो इसीलिए न मजदूरों का वोट आप रोक सकते थे। हमारे संविधान सभा में बहस हुई है, आप देखेंगे तो कई लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि भाई कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको ही वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। किसी ने कहा जो इनकम टैक्स देता है वही वोटर हो रहे, कुछ तो योग्यता बनाई है। लेकिन आखिर में निर्णय यह हुआ कि एक ही योग्यता है, वो भारत का नागरिक है, इसलिए भारत का वोटर है। इसके अलावा दूसरी किसी योग्यता की जरूरत नहीं, क्योंकि गांधी ने दूसरी किसी योग्यता को मनुष्य से बड़ा मानने से मना कर दिया। तो एक इतनी बड़ी चीज हम लोग के सामने आई। उन्होंने कह दिया हमारे विकास की कसौटी जो है वो अंतिम आदमी है। तो आज जो विकास विकास का नारा इतना लग रहा है और हम लोग भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, हम लोग भी उसमें आवाज मिलाकर कहने लगते हैं बड़ा विकास विकास। क्या होता है विकास? तो गांधी कहते हैं 3 सवाल हैं, उसका जवाब देना। विकास किसके लिए है, विकास कैसे होने वाला है और विकास के साधन कहाँ से आने वाले हैं। इन 3 सवाल के जवाब दो तो मैं समझूंगा कि विकास है। तो कहते हैं कि विकास के लिए अंतिम आदमी को चुनो। विकास किसके लिए है? उस आखिरी आदमी के लिए। तुम्हारे पास कितने अडानी और अंबानी बन गए हैं, ये विकास की कसौटी नहीं है। विकास की कसौटी है कि कितने लोग अपने पांवों पर खड़े हो सके,
कितने लोग आत्मनिर्भर हो सकें, ये विकास की कसौटी है। और तब वो कहते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो हमेशा अपने होने चाहिए। दुनिया भर के रिसोर्सेज लाकर अपने देश को समृद्ध बनाने की कोशिश में अमेरिका और इंग्लैंड ने आधी दुनिया का शोषण किया, तब वो बड़े अमीर माने जाते हैं। तो गांधी ने कहा कि भारत इतना बड़ा देश है इंग्लैंड की तुलना में कि अगर भारत भी इंग्लैंड के पैटर्न पर अपने को समृद्ध बनाने की कोशिश करेगा तो उसको दुनिया पर ही राज नहीं करना पड़ेगा, दूसरे ग्रहों पर भी जाके राज करना पड़ेगा, क्योंकि इतने रिसोर्सेज आएंगे कहाँ से। इसलिए उन्होंने कहा कि विकास के रिसोर्स, विकास के संसाधन अपने होने चाहिए। अपने संसाधनों से जो विकास कर सकते हो वही हमारा विकास है। तो सारी सोच बदल दी उन्होंने, सारी चीज़ों को दूसरे तरह से हमारे सामने ला दिया। इसीलिए हमारे लोगों को एक राय से कहना पड़ा कि हम रिजर्वेशन देंगे लोगों को, क्योंकि जो पीछे छूट गए हैं, जो समाज का सबसे कमज़ोर हिस्सा है, वो हिस्सा कमज़ोर इसलिए रहा कि हमारे समाज की संरचना ऐसी बनी जिसने कुछ लोगों के हाथ में सारे रिसोर्सेज दे दिए, बाकी के हाथ से रिसोर्सेज छीन लिए, इसलिए वो कमज़ोर रह गए। वो किसी और कारण से कमज़ोर नहीं है। तो गांधी ने कहा कि उनके हाथ में रिसोर्स पहुंचाओ। उनके हाथ में रिसोर्स कैसे पहुंचेगा? उनको जब विशेष अवसर दोगे तो उनके हाथ में रिसोर्स पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने जिस अर्थशास्त्र की रचना की, उस अर्थशास्त्र में उन्होंने पूंजी को इतना विकेंद्रित कर देने की बात की ताकि हर आदमी के हाथ में कुछ न कुछ संसाधन पहुंच सके। हम लोग जिस चरखा, ग्रामोद्योग, खादी वगैरह वगैरह की बातें करते हैं, उसका रहस्य नहीं समझते हैं, क्योंकि खादी का कपड़ा नहीं है। ग्रामोद्योग का जो काम है वो उद्योग नहीं है, पूंजी को लोगों के हाथ में पहुंचा देने का यंत्र है। तो एक नए तरह की अर्थनीति, उस नए तरह की अर्थनीति के सारी व्यवस्थाएं खड़ी करने का काम, ये सब गांधी ने हमारे सामने रखा। तो जब आप कहते हैं कि आज़ादी की संस्कृति का जीवन में क्या महत्व है, तो आज़ादी अपने आप में संवैधानिक कल्पना नहीं है, वो तो हो गई। आर्थिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी हमको मिल गई, लेकिन गांधी ने कहा कि ये तो अधूरी है। आज़ादी राजनीतिक मिली है, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और नैतिक आज़ादी मिलना अभी बाकी है। उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो लड़ाई वो कहते हैं कि शायद हमारी राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई से भी कठिन होने वाली। तो वो कठिन लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी? यानी अर्थव्यवस्था बदलनी चाहिए। इसका मतलब है हमारे समाज का ताना बाना बदलना चाहिए। ये जब तक नहीं हुआ तब तक आज़ादी पूरी नहीं होगी। नहीं हुई, हम लोग दूसरे दिशा में चले गए। हम लोग को लगा कि विकास का मतलब है पश्चिम जिन जिन चीज़ों को विकास मानता है वो हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। वो सब करके देख लिया। आज हम ऐसी जगह पर खड़े हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि विकास जो हो रहा है वो किसकी तरफ जा रहा है। सरकारी प्रचार की बात छोड़ दीजिए, आंकड़े जो निकलते हैं चमकीले अखबारों में, जो विज्ञापन छपते हैं, वो छोड़ दीजिए। अपने बगल के शहर के, अपने घर के पीछे के झोपड़पट्टी को देखिए और तब सोचिए कि अगर ये लोग आदमी हैं और हमारे देश के नागरिक हैं, तो आज 75-72 साल के बाद, 78 साल के बाद इनके जीवन में क्या परिवर्तन है? कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, विकास तो हुआ है, लोगों के पास तो चीज़ें पहुँचती, गुलामी में भी पहुँचती थी। आपको मालूम है पूरी रेल की व्यवस्था गुलामी में खड़ी की गई। आपको मालूम है पूरी डाकतार की व्यवस्था गुलामी में बनाई गई है। हमारे देश में शिक्षा का प्रचार गुलामी के दौर में हुआ है। तो क्या कहें कि गुलामी तो अच्छी चीज़ थी, उसमें विकास हो रहा था? नहीं, विकास तो आज़ादी के साथ जो जुड़े वही विकास है। गुलामी के साथ जो चलता है वो विकास नहीं होता है। उसी तरह से आज़ाद देश में विकास के जो पैमाने हैं वो बदल जाते हैं, वो नए तरह के हो जाते हैं। इसलिए गांधी का ये संदेश हम सबको याद रखना चाहिए कि उन्होंने आज़ाद भारत में जब सरकारें बनी तो उन सारे मंत्रियों को संदेश देते हुए एक छोटी सी बात कही। उन्होंने कहा, सिट ऑन दिस चेयर, यानी जो मंत्री बन रहे हैं, जो कुर्सी पर बैठ रहे हैं,
उन्होंने कहा सिट इज दिस चेयर टाइटली, यानी इसके ऊपर जिम्मेवारी के साथ बैठो, भरोसे के साथ बैठो, आत्मविश्वास के साथ बैठो। सिट इन दिस चेयर टाइटली बट होल्ड इट लाइटली, लेकिन इसको चिपको मत। कोई कहता हम तो 30 साल तक राज करेंगे, कोई कहता हम तो 50 साल तक राज करेंगे। किस बात का राज करना चाहते हो? राजा हो। उन्होंने कहा लाइटली इसको पकड़ो, जहां लगे कि इस कुर्सी से वो काम नहीं हो रहा है जो करने आए थे, छोड़कर निकल जाओ, आगे बढ़ो, तब आज़ादी की संस्कृति विकसित होगी। तो बहुत सारी बातें हैं जिन बातों को एक नए तरीके से गांधी जी ने हमको समझाने की कोशिश की। विशेषता यह है कि उन्होंने सिर्फ समझाने की कोशिश नहीं की, करके दिखा दिया कि ऐसा हो सकता है, ऐसी लड़ाई हो सकती है, ऐसा समाज बनाया जा सकता है, ऐसे समाज के प्रतिमान खड़े किए जा सकते हैं जिसको तुम पहचान सको। तो एक नए तरह की सभ्यता, एक नई तरह की संस्कृति, जिसको मैं आज़ादी की संस्कृति कहता हूँ, उसका गांधी जी ने न सिर्फ उसकी कल्पना हमारे सामने रखी, बल्कि उसको साकार करके दिखाया और हम सब का आह्वान किया कि हमारे साथ इसी तरह से जीने की कोशिश करो। तो एक लोकतांत्रिक तरीका जीने का यह है कि हम भी जिएंगे और हमारे साथ के सारे लोग भी जिएंगे और हम सब बराबरी में जिएंगे। तो सवाल इसका नहीं है कि कितना वैभव हम क्रिएट कर पाते हैं, कितना वैभव हम खड़ा कर पाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम वैभव कितने लोगों में बांट पाते हैं। जब आप लोगों में वैभव बांटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्वतंत्रता वो सबसे बड़ा वैभव है जो लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। हर आदमी जिसको महसूस कर सके, जिसको जी सके और जिसको लेकर के आपके साथ संवाद कर सके। जी तो मैं समझता हूँ कि आज इतनी बात कर सकता था मैं। जी आपके विचार के लिए मेरा ये निवेदन है कि आप लोग इस पर विचार करें, सोचें इसके बारे में, और फिर कभी मौका मिलेगा तो इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। कुमार प्रशांत जी का जो गांधीवादी दृष्टिकोण था वो निश्चित रूप से भारत को बदलने में, जिस समय अंग्रेजों के गुलामी से पीड़ित था देश, उस समय गांधी जी ने उसको बाहर किया और बहुत सारे लोग उनके साथ हो गए। ये बात सही है कि अलग अलग और अंतिम आदमी को लेकर गांधी जी की जो सोच थी वो कहीं ना कहीं हर जगह जो है वो दिखाई देनी चाहिए। और खास करके सरकारी महकमों की भी बात की कि जो विकास है वो अगर अंतिम आदमी कर रहा है, वो योजनाएं जो हैं पहुंचती हैं वहां पर, तो वो सही है, वही संस्कृति है। और आर्थिक उन्नति के लिए भी आपको कुमार प्रशांत जी ने एक मार्गदर्शन दिया मुख्य अतिथि के रूप में। चेयरमैन गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली, कुमार प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को पता है कि कुमार प्रशांत जी जो है गांधीवादी दृष्टिकोण लगातार मंचों पे रखते रहे हैं। और आज जो आज़ादी का जो पर्व मनाया जा रहा है राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा, जो ये आज 408वां कार्यक्रम है, यानी आज 7 अगस्त 2025 है, लेकिन 408वां कार्यक्रम है। और 1 अगस्त से लेकर जो 15 दिवसीय आज़ादी पर्व आरजेएस पीबीएच का चल रहा है, उसका ये 7वां आज़ादी की, भारत की आज़ादी के दीवानों की दास्तान। और कुमार प्रशांत जी, आपको धन्यवाद करते हुए, और आज हम लोगों के जो को ऑर्गेनाइजर हैं, हम लोग ये कंसेप्ट ले आए, को ऑर्गेनाइजर 2047 तक इसको ले चलना है। तो सुनील कुमार सिंह जी जो हैं सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर आईसीसीआर, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और आज उनका जन्मदिन है। अरे वाह, 59वां जन्मदिन है, 59th हैप्पी बर्थडे सुनील कुमार जी, आपका 59th हैप्पी बर्थडे आरजेएस पीपीएच की ओर से और सभी मंच पे जितने प्रतिभागी हैं सभी की ओर से मैं उदय कुमार मन्ना थैंक यू इस सर, बात थैंक को यू, पहुंचाता हूं। थैंक यू सर, बहुत बधाई सुशील जी, आपको बहुत थैंक बधाई। यू, थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू सुनील जी, सुनील कुमार सिंह जी, जी। सुनील कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है अध्यक्षता करने के लिए। मुख्य अतिथि का संबोधन अभी आप सुन रहे थे कुमार प्रशांत जी का। और हम लोगों के बीच जो गेस्ट स्पीकर हैं वो मनीषा राम रखा जी, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट एचटीए और सीनियर एजुकेशन ऑफिसर एमओई फिजी, हिंदी लिटरेचर द यूनिवर्सिटी ऑफ फिजी, हिंदी टीचर्स एसोसिएशन ऑफ फिजी। तो फिजी से इस वेबिनार में जो आरजेएस पीबीएच का आज़ादी पर्व है, देखिए इंडियन डायस्पोरा भी आज़ादी पर्व मना रहे हैं आरजेएस पीबीएच के साथ। आपका बहुत बहुत मनीषा जी बहुत बहुत स्वागत है।
और एंजेला पाटिल जी योगा टीचर हैं, वेलनेस एजुकेटर हैं, फाउंडर हैं नमस्ते योगा एंड आयुर्वेदा सेंटर गुयाना। तो गुयाना से, फिजी से और दिल्ली से और तमाम लोग हम लोगों के बीच जुड़े हुए हैं, जिनका मैं अगर स्वागत करूं तो एडवोकेट कुलदीप सारोलिया जी जुड़े हैं देवास मध्य प्रदेश से, और दयाराम मालवीय जी भी वहीं से, दयाराम सारोलिया जी भी मध्य प्रदेश कवि लोक गायक हैं दयाराम सारोलिया जी, जो अभी सम्मानित होने के लिए आने वाले हैं दिल्ली में। 10 अगस्त हम लोगों का कार्यक्रम है। ज्योति सुहाने अग्रवाल जी दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और पूजा नौरंग भी जुड़ी हैं। प्रदीप सारोलिया जी आपका स्वागत है। प्रहलाद सिंह जाटव जी आपका स्वागत है। राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी का स्वागत है। रेखा सारोलिया जी का स्वागत है। और सोनू कुमार जी बिहार से जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और आज तक न्यूज से सुशांत कुमार जी जुड़े हैं, जो कि 10 अगस्त को आ रहे हैं, और स्वीटी पॉल जी हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए अब जो है मैं चाहूंगा कि हम लोगों के बीच जुड़ी हुई मनीषा जी तो दिख रही हैं, और मनीषा जी को मैं पहले बुलाना चाहूंगा कि मनीषा जी हम लोगों को ये बताइए कि विदेश में किस तरह की चर्चा चल रही है, क्योंकि आज़ादी पर्व भारत में तो धूमधाम से मनाया जा रहा है, विदेश में इंडियन डायस्पोरा के बीच क्या स्थिति है, और फिर हम लोगों की जो संस्कृति है विदेश में आप लोग किस तरह से, जैसे हिंदी का तो आपका है ही कि हिंदी राष्ट्रभाषा को विदेश तक आप लोग निश्चित रूप सांस्कृतिक राजदूत के रूप में काम कर रही हैं। तो मनीषा जी आपका आरजेएस पीबीएच के 10वीं वर्षगांठ 24 जुलाई को हम लोगों ने मनाया है सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन में, आपका स्वागत करते हुए। और सुनील कुमार जी जो आज हैप्पी बर्थडे कहते हुए उनका 59वें साल में हैं, उनका बधाई देते हुए मनीषा जी, रामरेखा जी आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कुछ आज कहना चाहेंगी भारत की आजादी में संस्कृति का महत्व विषय पर जो चर्चा चल रही है? मनीषा जी स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, सभी को नमस्ते। और मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी 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 ओह जी, बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद। शुरू करते हैं। अभी फिजी में आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं फिजी में नहीं हूँ, मैं यूएस में हूँ अभी। ओह अच्छा, तो पूरी हम बट लोगों की मतलब दुनिया की सैर करा देंगी। फिजी के बारे में भी नहीं, बताएंगी। इधर इंडियन डायस्पोरा से मिल रही है यहाँ पर क्योंकि 15 अगस्त आजादी मनाने का भी कई जगह, और जी जो दूतावास, भारतीय दूतावास हैं, वहां भी बड़ी बड़ी जी हाँ, तैयारियां होती हैं। कुछ उस पर जी भी हाँ। प्रकाश डालिएगा, क्योंकि ये संस्कृति की बात हो रही है, तो आजादी की संस्कृति कितना आप लोग पहुंचा पा रही हैं? जी, मैं वहीं फिजी से हूँ, ओरिजिनली फिजी की हूँ। भारत की हूँ लेकिन फिजी की ही हूँ, समझ लीजिए। तो मैं जो कुछ तैयार किया है मैं रखती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। धन्यवाद, आपने परिचय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आईसीसीआर नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी जितने भी हैं, और श्री सुनील कुमार जी जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, ये और राम जानकी संस्थान के आदरणीय सदस्य। और आज की जो विचार गोष्ठी है बहुत ही सुंदर है, और इस विचार गोष्ठी से जितने भी आदरणीय विशिष्ट विद्वान जुड़े हुए हैं और जो भी कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को मेरा सादर नमस्ते। मैं आज आपके साथ पहली बार जुड़ रही हूँ और मैंने प्रशांत जी को सुना, बहुत सुंदर और सरल शब्दों में उन्होंने, आप सुन पा रहे हैं? कुछ पिक्चर नहीं आ रही यहाँ पर। उन्होंने नहीं बहुत ही नहीं, सुंदर सरल शब्दों में, आपकी आवाज बिल्कुल सही मिल रही है हम जी लोगों को। ठीक, बहुत सुंदर सरल शब्दों में काफी बहुत सारी बातें बताई और मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैं अपना ये परम सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर, भारत की आजादी में संस्कृति का महत्व, इस विषय पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज अगर हम देखें तो विश्व में चारों तरफ अशांति, असंभावित समस्याएं देखते हुए ये अति आवश्यक है कि मानव जीवन में संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए, और दिया भी जा रहा है। और ये हमारे पीजी में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है।
इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने के बाद मैं फिजी में गिरमिट प्रथा के तहत भारतीयों की आजादी में संस्कृति और हिंदी भाषा का जो महत्व रहा और जो योगदान रहा उस पर चर्चा करूंगी, क्योंकि फिजी से मेरा गहरा संबंध रहा है। पिछले 46 वर्षों से मैं फिजी में कार्य करती रही हूँ और मैं फिजी में हिंदी भाषा और संस्कृति की सेवा से बराबर जुड़ी रही हूँ। तो मैं काफी हद तक जो संस्कृति है और भाषा है उसका प्रभाव फिजी में फिजी वासियों पर और फिजी भारतीयों पर, इस पर भी कुछ प्रकाश डालूंगी। संस्कृति का सीधा संबंध शिक्षा और मातृभाषा से होता है। मेरा मानना है कि सुखी और स्वतंत्र जीवन के लिए संस्कृति और संस्कारों के महत्व को समझना और उनका पालन करना अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए, भारत एक संपन्न और समृद्धशाली देश है और सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लंबे समय तक मुगल और ब्रिटिश अधीनता के कारण वहां अपनी संस्कृति और शिक्षा और वेदों की जो ज्ञान है उससे हम लोग दूर होते चले गए। और जो जिन्होंने हमारे मुगल और जो ब्रिटिश थे उन्हीं के विचारों को हम अपनाते चले गए और सत्य से बहुत दूर हो गए और गुलामी में रहते रहे। लेकिन मैं जानती हूँ और समझती हूँ कि संस्कृति का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। और आजादी की कहानी की शुरू हुई वो महारानी लक्ष्मीबाई के विचारों से हुई। वे एक बहुत ही सुसंस्कृत महिला थी और जो 1857 की क्रांति थी जो महारानी लक्ष्मीबाई ने शुरू की, उनके सांस्कृतिक विचारों से देश की विचारधारा में परिवर्तन आना शुरू हुआ और परिणाम स्वरूप आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये सत्य है और मैं मानती भी हूं ये बात, और सभी मानते हैं कि शिक्षा और संस्कृति जिंदगी के दो मूल तत्व हैं, क्योंकि शिक्षा हमें कभी झुकने नहीं देती है और संस्कृति कभी गिरने नहीं देती है। जिसे हमने प्रशांत जी के वक्तव्य में गांधी जी के विषय में सुना, जो उन्होंने बातें की संस्कृति को लेकर के, वो सत्य है। तो संस्कृति कभी हमें गिरने नहीं देती है, इसलिए हमारे जीवन में और आजादी के लिए संस्कृति का बहुत विशेष महत्व है। परंतु आज आधुनिकता की दौड़ में मानव अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है और शिक्षा केवल धन कमाने का साधन मात्र होती जा रही है। इस पर हमें विचार करना चाहिए और ये जो आपने इस समय पर ये विषय रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम संस्कृति के महत्व को समझें। अब विचारणीय विषय ये है कि संस्कृति में वे कौन से तत्व हैं जिनके माध्यम से विश्व पटल पर सुख, शांति, समृद्धि और स्वतंत्रता की परिकल्पना की जा सकती है। तो मैं मानती हूं कि तो संस्कृति के ये 4 तत्व हैं जो मानव को स्वतंत्रता के मार्ग की ओर ले जाते हैं, स्वतंत्रता का मार्ग दिखलाते हैं। तो ये 4 तत्व में से पहला है, संस्कृति मनुष्य जीवन का निश्चित उद्देश्य निर्धारित करती है। जैसे गांधी जी ने भी जिस संस्कृति को अपनाया उनका भी एक निश्चित निर्धारित उद्देश्य था। उद्देश्यहीन जीवन कभी कभी व्यर्थ भी हो जाता है। दूसरा विषय संस्कृति का है, संस्कृति मनुष्य को एक विशिष्ट पारिवारिक और सामाजिक संगठन से जोड़ती है। संस्कृति के में ये विशेषता है। तीसरी जो संस्कृति की विशेषता है वो संस्कृति से जुड़े रहने से मनुष्य में मनोवैज्ञानिक एकता मजबूत होती है, मनोवैज्ञानिक एकता की भावना विकसित होती है और सामाजिक एकता से जो बड़ी ताकत मनोवैज्ञानिक एकता में होती है। तो ये हमें संस्कृति से सीखने को मिलता है। और चौथा विषय जो हमें संस्कृति से सीखने को मिला है, संस्कृति में एक विशिष्ट खास तौर का, खास किस्म का अनुशासन एवं नियम पालन की व्यवस्था होती है और वहीं से मनुष्य अनुशासन सीखता है और अनुशासन सफलता की कुंजी है और यही हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। और हो सकता है अनुशासनहीन व्यक्ति विद्वान होने पर भी कभी कभी असफल सिद्ध हो सकते हैं।
तो इस संस्कृति से हमें ये 4 बातें सीखने को मिलती हैं जो हमें आजादी की तरफ ले जाती हैं और स्वतंत्र भावनाओं से विचारों को लेकर कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब मैं फिजी देश की स्वतंत्रता और एवं उसके विकास में संस्कृति और हिंदी के योगदान पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। आज फिजी प्रशांत महासागर का स्वर्ग कहलाता है और फिजी जो है वो भारत का एक छोटा सा प्रांत की तरह से यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। यहाँ संस्कृति, हिंदी, साहित्य सब कुछ। ये अगर हम इसके फिजी के बारे में लें तो 14 मई 1879 को प्रथम जहाज लियोनीदास द्वारा हमारे भारतीय पूर्वजों को फिजी के समुद्री तट पर लाया गया था और यहीं से शुरू हुई फिजी में भारतीयों के नए जीवन की नई कहानी एवं फिजी में हिंदी का संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। इसके साथ ही शुरू हुई फिजी में हिंदी साहित्य और संस्कृति की नींव डालने की विचारधारा। मैंने फिजी में अध्यापन के दौरान गिरमिटियों के जीवन की घटनाओं को बहुत ध्यान से पढ़ा, शोध भी किया उस पर। उनके जीवन के प्रथम 40 वर्ष अति कष्टमय थे, बहुत दुखदायी थे, कष्टमय रहे। हिंदी और संस्कृति के विकास में भी जो वो समय था वो बहुत ही अति संघर्षशील समय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगे रहे अपने विचारों को जो भारत से लेकर आए थे और फिजी में एक नया अपना भारतीय प्रांत वहां पर बना लिया। भारत के विभिन्न प्रांतों से, खासकर बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, कलकत्ता से, दक्षिण भारत से आए थे वो और भोजपुरी, अवधी, बिहारी भाषाओं के साथ साथ पंजाबी, तमिल भाषाओं को लेकर आए थे। एक दूसरों की बातों को समझते भी नहीं थे क्योंकि ज्यादातर निरक्षर थे। उन्होंने संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन उस संघर्ष में वो हारे नहीं और उन्होंने गोरा लोगों की बोलचाल की जो अंग्रेजी भाषा थी उसको नहीं अपनाया। भारत के सभी प्रांतों की बोलियों का के मिश्रण को मिला करके एक बोलचाल की नई भाषा को जन्म दिया और जिसे कहा गया फिजी हिंदी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी यह बोलचाल की भाषा जो फिजी हिंदी कहलाती है बड़ी लोकप्रिय है और सबके बीच में मान्य है। फिजी हिंदी का एक अपना रूप है, अलग अपना एक अलग इतिहास है, बोलने में और समझने में बहुत सरल है। यहाँ के गैर भारतीय भाई बंधु भी इसका प्रयोग बड़ी आसानी से करते हैं। यहाँ की फिजी की जो 80% पॉपुलेशन है वो हिंदी, फिजी हिंदी भाषा में ही बातचीत करती है। इस शोध के दौरान मैंने पाया कि फिजी गिरमिट भारतीयों का जीवन गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित रहा था। परिणाम स्वरूप अन्य प्रवासी भारतीय देशों की तुलना में फिजी में हिंदी भाषा, साहित्य और भारतीय संस्कृति अधिक समृद्ध रही है। फिजी भारतीय पूर्वजों ने फिजी में अपने अस्तित्व को और संस्कृति सभ्यता को और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अनेक संघर्ष किए। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर फिजी के गिरमिटिया पूर्वजों ने भाषा को सुरक्षित रखने के लिए तन मन धन से प्रयास किया और ये विचार उनको मिले थे जब गांधी जी ने संस्कृति के प्रचार प्रसार में मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मॉरिशस में प्रवासी भारतीयों के समक्ष बोलते हुए 3 बातें रखी थी। गांधी जी ने के शब्दों में उन्होंने कहा था, पहली बात, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। दूसरी, राजनीति में भाग लीजिए। तीसरा, मातृभाषा हिंदी का समुचित प्रयोग कीजिए। इन तीनों विचारों को फिजी के भारतीय समुदायों ने और पूर्वजों ने अपने जीवन का लक्ष्य मानकर अपने बच्चों के लिए अनेक पाठशालाएं खोली। दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस समय उनको जो अंग्रेजों के स्कूल थे उन स्कूलों में उनके बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्होंने अपनी छोटी छोटी अनेक पाठशालाएं खोली। राजनीति में बड़ा अच्छा मुकाम हासिल किया, हिंदी के राष्ट्रीय स्तर का को सम्मान दिलाया, हिंदी साहित्य को भी समृद्ध बनाने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ से परे रहकर
उन्होंने व्यक्तिगत फायदा ना देख करके त्यागपूर्ण जीवन बिता करके भाषा साहित्य को सुदृढ़ बनाया। परिणाम स्वरूप अच्छा, इसमें फिजी के आवाज संविधान में आज हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त किए हुए है। माना कि हमारे पूर्वजों के सामने एक नया वातावरण था, एक नया जीवन था, नई कहानी थी, नई समस्याएं थी। अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति और अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म को सदैव उन्होंने प्रथम स्थान दिया। धन्य है फिजी भारतीय पूर्वज समाज, जहां उन्होंने फिजी में हिंदी को विकसित करने में अपना योगदान दिया। वहीं देखें तो फिजी हिंदी के अलावा मानक हिंदी भी वहां पूर्णतः कायम है। इस वहां के स्कूलों के पाठशाला में जो पाठ्यक्रम है वो मानक हिंदी में है। बोलचाल में हिंदी, फिजी हिंदी भाषा में बात होती है, लेकिन जो पाठ्यक्रम है वो मानक हिंदी में है। परिणाम स्वरूप दोनों भाषाएं यानी फिजी हिंदी भी और मानक हिंदी भी दोनों साथ साथ विकसित हो रही हैं और आगे चल रही हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना ये चाहूंगी कि अधिकांशतः जो आए थे वो निरक्षर थे। वे फिजी में रहते थे पर उनकी आत्मा भारत में थी और भारत की मिट्टी छूने और अपने मुल्क की यानी भारत की खबर सुनने के लिए तड़पती थी। अपना कुली काल पूरा करने के बाद, अनेक प्रयास करने के बाद जब वो भारत नहीं लौट सके तो उन्होंने फिजी में ही एक समृद्ध भारत मुल्क बनाने का प्रयास किया। अपने बल पर उन्होंने अनेक पाठशालाएं खोली, हिंदी संस्कृति और शिक्षा की देना शुरू किया, शिक्षा का अभ्यास शुरू किया और वहां उस समय शिक्षा देने का जो माध्यम हुआ करता था उन्होंने इंग्लिश को ना रख करके हिंदी और संस्कृत को रखा। इसीलिए आज फिजी में हिंदी और संस्कृत और साहित्य संस्कृति बहुत समृद्ध है। और उस समय की जो पाठ्य पुस्तक हुआ करती थी उनकी, वो चाणक्य नीति, विदुर नीति और कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, खास करके रामचरितमानस, ये मेन पुस्तक थी जिसके माध्यम से वो हिंदी पढ़ते थे और अपने बच्चों को, नई जनरेशन को हिंदी पढ़ाते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वो उनके जीवन में बहुत विशेष महत्व रखता है और उसी से उनको प्रेरणा भी मिलती थी। वो ये कहकर अपना समय काटते थे कि राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा, अरे हमें तो 5 इयर्स का केवल वनवास काटना है। तो ये इससे उनकी संस्कृति बनी रही और आज हमारे फिजी देश में हिंदी भाषा, हिंदी संस्कृति समृद्ध है। आज फिजी में देखा जाए तो 2000 से अधिक वो मंडल हैं, जो ग्रुप है, महिला मंडल है और रामायण मंडलियां हैं जो कि संस्कृति के प्रचार में लगी हुई हैं। आज विश्व हिंदी संबंधी फिजी के योगदान को समझ रहा है। देश विदेश के अनेक विद्वान हैं जो फिजी में हिंदी के स्वरूप, विकास एवं फिजी में सृजनात्मक साहित्य पर कार्य कर रहे हैं। इस विषय में आदरणीय डॉक्टर डॉक्टर बिमलेश कांति वर्मा जी का कार्य अति सराहनीय है। डॉक्टर वर्मा जी ने फिजी का सृजनात्मक हिंदी साहित्य, हिंदी स्वरूप और विकास, फिजी हिंदी का विश्व फलक जैसी अनेक शोध कृतियां प्रकाशित की हैं। फिजी में उन्होंने एक और जो जिस पर कार्य कर रहे हैं वो है फिजी का हिंदी वांग्मय जैसा बृहद ग्रंथ शीघ्र प्रकाशित होने जा रहा है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको बहुत विशेष धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे जोड़ा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे कुमार प्रशांत जी के वक्तव्य से बहुत सारी बातें सीखने को मिली। तो इन सब चंद शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ और फिजी हिंदी साहित्य पर जितने भी विद्वान कार्यरत हैं उन सब के प्रति सादर आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद आपको। और सुनील जी, आपको विशेष विशेष जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू। नमस्ते। मनीषा मनीषा जी, राम रखा जी, तो आपने तो फिजी के बारे में, गिरमिटिया के बारे में और बहुत कुछ कहानी गिरमिटिया की जो है वो सुनने से आंखों में आंसू आ सकते हैं। उस समय की जो स्थिति थी, क्या त्रासद स्थिति थी। आज जो है श्रमिक बनकर गए और सत्ता के शिखर पर पहुंच गए लोग। तो कहते हैं कि अगर सकारात्मक सोच लेकर आप किसी भी देश में जाएं, इस पूरे पृथ्वी पर कहीं भी जाएं, आपकी सोच सकारात्मक रहनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए, तो आप कहीं भी जाकर जो है कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विश्वास जो है वो आपने दिलाया कि, और स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाषा का, आप तो खुद ही
सांस्कृतिक राजदूत के रूप में फिजी में और जगह जगह जो अभी आप बता रही हैं कि आप अमेरिका में हैं, तो हिंदी जिस तरह से आप बोल रही हैं, लग ही नहीं रहा है कि आप विदेशी हैं, विदेश में हैं। इंडियन डायस्पोरा और भारतीय लोगों में कोई अंतर नहीं है, दिल में हिंदुस्तान बसता है, शायद ऐसे ही बातें हैं। लेकिन अमेरिका के बारे में हमने पूछा था कि इस समय अमेरिका में आप घूम रही होंगी, आज़ादी पर्व का कैसा माहौल दिख रहा है इंडियन डायस्पोरा के ये बीच में? जी हाँ, जी हाँ। मैं अभी यहाँ पर अगले हफ्ता जो इंडियन कम्युनिटी है बहुत अच्छे से वो लोग जुड़े हुए हैं एक साथ, और यहाँ एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं यहाँ जिसमें कहाँ, वो लोग यहाँ कहाँ, यहाँ कहाँ, अमेरिका में यहाँ कहाँ? ये ये जो स्टेट है ये सैन फ्रांसिस्को स्टेट है जिसमें मैं हूँ ओह, अभी। जी 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 जी, सॉरी बहुत सॉरी, कैलिफोर्निया है, मैं अभी यहाँ पे नई आई कैलिफोर्निया। हूँ। कैलिफोर्निया में अच्छा है। अच्छा, और जी यहाँ जी पर जी। एक सेक्रेमेंटो जगह है। हम्म उस सेक्रेमेंटो में भारत के और फिजी के, खास करके फिजी के, मैं आपको ये हम्म बतला दूं कि फिजी के लोगों में कहीं भी वो जा रहे हैं, वो अपनी हम्म धर्म और संस्कृति इतनी अधिक जोरों से पकड़े हुए हैं कि हम्म यहाँ पर भी उन्होंने आकर के अपना नया एक ग्रुप बनाया है, और जिसमें वो सब कार्यक्रम करते हैं, डांस वगैरह प्रोग्राम। तो एक हम्म, अगले हफ्ता बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है उन लोगों वाह। की, वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिजी का जी इतिहास बहुत सुंदर है, और फिजी एकदम भारत की तरह से है। हम्म, और तो ये आपने विषय रखा है, पहले तो हाँ मुझे हाँ, लगा कि बहुत कठिन जी विषय है, इसमें क्या बोला जाए। लेकिन जी फिर मैंने रियलाइज किया जी कि जी। कहीं भी आप चले जाइए बाहर, किसी भी कोने में चले जाइए, यदि आपके पास संस्कृति है, आपके हम्म, पास अपनी भाषा है, और आपके पास अपने संस्कार हैं, तो आप बड़े सम्मान के साथ वहां सर्वाइव कर सकते हैं। और यही फिजी भारतीयों के साथ हुआ फिजी में। और हाँ, ये आज तो भी धन्यवाद, जी, और धन्यवाद देना उनकी बड़ी चाहिए। अच्छी जी, और उनकी बड़ी अच्छी स्थिति है फीजी में आज। और सब मान सरकार सम्मान में भी। इज्जत, हाँ, सरकार में भी हैं लोग। और जी हाँ, देखिए, देखिए गिरमिटिया के लोग गए, मॉरिशस गए, और वहां पर जी मॉरिशस की सरकार ने रामायण सेंटर कानून बनाकर जी हाँ, स्थापित हाँ, कर दिया है। जी और हाँ, डॉक्टर विनोद बाला अरुण जी, जो कि इस मंच की शोभा जी बढ़ा चुकी हैं पहले भी, जी और रामायण का इतना बड़ा आयोजन करने जी जा हाँ, रही हैं। और भारत की जी हाँ। संस्कृति का तो अनुपम उदाहरण है मॉरिशस। ऐसे ही फिजी में भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। सनातन धर्म, आर्य समाज का सेंटर है वहां पे, सब धर्म के हैं। और तमिल तेलुगु सब ने अपना संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से वहां पर सुरक्षित रखा हुआ है। और प्रोग्राम होते हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है। कहने का मतलब ये कि वहाँ की फिजी के 80% जो लोग हैं, आबादी, चाहे वो भारतीय हैं, चाहे वो यूरोपियन हैं, चाहे वो नेटिव पीपल है वहाँ के, वो सब हिंदी बोलते हैं, फिजी हिंदी बोलते जी, तो हिंदी भाषा हैं। का भी बड़ा योगदान है, मतलब जी हाँ, संस्कृति का योगदान। अब जी इन्हीं हाँ, संस्कृतियों के माध्यम से गांधी जी, देखिए धोती, गांधी जी को धोती पहनना पड़ा दक्षिण अफ्रीका में। जी वहीं हाँ, से जी तो हाँ, जी वो जो हैट पैंट था उसको उतार दिए, और बिल्कुल जी गिरमिटिया की तरह जो है वो धोती और कुर्ते में आ गए। तो देखिए, जी संस्कृति जो है, संस्कृति ने काम किया। गांधी जी की जी बात कोई नहीं सुनता था जब तक जी हैट और पैंट में रहे वो। वहां पर दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर बन के गए थे, वहां केस लड़ने गए थे भारतीयों का। जी लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता था। जैसे ही वो धोती कुर्ता में आए, तो धोती कुर्ता की संस्कृति ने ही उनको महात्मा बना दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जी वो विचारधारा जो जी थी, जो एक दूसरे के साथ बैठकर और एक एक समान लेवल पर आने पर वहां के लोगों ने समझा गांधी जी को, और पूरे गांधी जी ने वहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। उसको जी सत्याग्रह से हाँ, भी जोड़ा जाता है, लेकिन इतिहास ये है कि वहां से शुरू किया सत्याग्रह को। एक तरह से उसकी उसकी जो आत्मा है, वो दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुई। बेशक वो जी चंपारण में गए, और चंपारण से फिर इतिहास सत्याग्रह का जो है उफान पे आया, और भारत की आजादी में सत्याग्रह एक हथियार बन गया। कुमार प्रशांत जी ने इसी बात को कहा कि जी वो हाँ, जो एक जी संस्कृति का मतलब ये नहीं है, संस्कृति का मतलब उन्होंने बड़े गहराई से समझाया जी कि हाँ, लोग बहुत हथियारों सुंदर। से लड़ सकते थे, अंग्रेजों से, हथियारों से भी लड़ सकते थे, लेकिन गांधी जी ने लोगों को ही हथियार बना दिया। ये कुमार प्रशांत जी का कहना जी था। तो आज जी सुनील कुमार सिंह जी, आपकी बड़ी तारीफ हो रही है, सब लोग आपको बधाइयां दे रहे हैं। 59 साल के हो गए आप रिटायरमेंट में अभी 1 साल रह गया है। सार्वजनिक रूप से आपने स्वीकार किया है कि आप रिटायरमेंट, मेरे ख्याल से आईसीसीआर में भी, विदेश मंत्रालय में 60 साल में ही रिटायर होते होंगे। अब लेक्चर और प्रोफेसर तो है नहीं, जैसे कि शशि त्यागी जी हैं, जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं, जैसे ज्योति सुहाने अग्रवाल जी हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं, वो लोग प्रोफेसर हैं।
60 से भी ज्यादा समय तक उनको जो है तो मान्यता मिली हुई है। और देखिए संस्कृति की बात हो रही है तो मैंने कैच किया कि संस्कृति क्या है। संस्कृति कोई अलग से कोई चिड़िया का नाम नहीं है। संस्कृति जी वो है कि एक दादी अपने पोता पोते पोती की जो शूज है, जूते हैं, उसका जो अ, फीता है उसको वो बांधती है। लाइव दिखा मुझे, और वो शशि त्यागी जी थे। शशि त्यागी जी, आपका स्वागत है कि अगर एक दादी अपनी पोती की पाँव की वो लेसेस को बांधती हैं तो निश्चित रूप से ये संस्कृति जो है वो आगे बढ़ती है। और दादी नानी, दादा दादी और नाना नानी की कहानियां जो हैं वो हमारी संस्कृति है। और कहीं ऐसा है कि जो कहानियां हैं उसके माध्यम से भी बहुत कुछ आजादी की बातें जो हैं घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचा होगा। और वही हम लोगों ने पीछे दयाराम सारोलिया जी ने जब प्रोग्राम किया था तो लोक गायकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जी अभी कबीर की भी बात आई थी, तो अ, मैं दयाराम सारोलिया जी का भी, वो भी अपनी शायद पोती ही होंगी और पोती के साथ बैठे हुए हैं। तो देखिए ये संस्कृति आरजेएस के द्वारा आ रही है। आरजेएस के द्वारा कल हम लोगों ने बच्चों का कार्यक्रम किया, बहुत कामयाबी मिली उसकी। और मन्ना एसडीएम साहब, साहब हैं। मन्ना हाँ, साहब, जी जी ये जी। मेरी नाती है, नाती। नाती, नातिन, नातिन। जय जय हिंद। हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे हाँ ये मातरम। बात है, ये बात है, ठीक है। तो देखिए देखिए लोक गायकों का जो योगदान था वो लेकर आए प्रोग्राम दयाराम सारुलिया जी। और सुनील कुमार सिंह जी आज अपने बर्थडे पे ये प्रोग्राम, आज नहीं मतलब 6 अगस्त ना सुनील जी, 6 अगस्त है ना आपका बर्थडे? 6 अगस्त है। 6 अगस्त। 6 अगस्त, 6 अगस्त जी के अवसर पे, जी। के मतलब अवसर पे ये कार्यक्रम जो है वो लेकर आए हैं। और देखिए उसकी बड़ी तारीफ हो रही है कि संस्कृति से भी बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। तो आज गरीबी और गुर्बत में जी रहे हैं, अगर सकारात्मक सोच की अगर संस्कृति विकसित हो जाती है तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। दो शब्द मैं चाहूंगा सुनील कुमार सिंह जी अपने जन्मदिन पर आरजेएस फैमिली को और पूरे विश्व को, और मनीषा राम रेखा जी जब फिजी से इस समय अमेरिका से जुड़ी हैं, तो ये जो आपके भाव हैं और जो आरजेएस से लगाव है और जो इस भारत के इतिहास में आप शामिल हो रहे हैं, तो उस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? और आपको सम्मानित भी किया जा रहा है। और मनीषा जी को एक और जानकारी देना चाहेंगे। मनीषा जी जी अभी हैं? हाँ, मनीषा जी एक जी और जी जानकारी देना चाहेंगे। सुनील कुमार सिंह जी और जी इनकी धर्मपत्नी, नाम तो मुझे अभी नहीं याद है, 10 अगस्त को याद आएगा। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि। पुष्पांजलि जी। जी दोनों को एक तरह से आरजेएस पीबीएच की ओर से एनिवर्सरी मनाई जा रही है 10 अगस्त को, रामकृष्ण मिशन के शारदा ऑडिटोरियम में सम्मानित किया जा रहा है आरजेएस पीबीएच के मंच पर। बड़ा बहुत अच्छी आध्यात्मिक मंच जी, आध्यात्मिक मंच बनेगा, क्योंकि रामकृष्ण मिशन के जो सेक्रेटरी हैं स्वामी सर्वलोकानंद जी बहुत ही विद्वत जन हैं, बहुत विद्वान पुरुष हैं। और उनके द्वारा, और प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी जो कि पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं, इस समय इंडिया हेरिटेज सेंटर के निदेशक हैं। तो सुनील कुमार सिंह जी, दो शब्द। एंजिला जी तो मुझे नहीं दिख रही हैं। शायद एंजि- ज्वाइन तो किया है उन्होंने। एंजिला जी आप हैं क्या मंच पे? एंजिला पटेल जी, हमारी पाटिल, स्पीकर। अग्नेला पाटिल जी, पाटिल, अग्नेला पाटिल। अग्निला पाटिल जी, अगर मंच पे आप हैं तो एक बार दर्शन दीजिए, क्योंकि चर्चा अब गर्म होने जा रही है। ये बातें सारी हो गई हैं, अब थोड़ा क्योंकि चेयरमैन को तो आपके बाद बुलाना था, लेकिन आप दिख नहीं रही हैं। लेकिन आज की अध्यक्षता कर रहे हैं सुनील कुमार सिंह जी और को ऑर्गेनाइजर भी हैं। तो सुनील कुमार जी, जरा सा अपने बर्थडे से बात को शुरू कीजिए, और फिर संस्कृति का तो आप पूर्व राजनयिक भी रहे हैं, आप जी कई जी। फिजी, गुयाना, मॉरिशस सबके दर्शन कर चुके हैं। तो जरा हम लोगों को दुनिया की सैर कराइए, या गिरमिटिया जी देशों की सैर कराइए जी। जी 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 जी। सभी को कैसा नमस्कार। लग रहा है? अ, कैसा लग स, रहा है वो बताइएगा, आपका जो जन्मदिन है जी, तो वो आज इस पटल पर कैसा लग रहा है? सभी को नमस्कार, जय हिंद। सर, आज इस पटल पर इस वेबिनार के माध्यम से और आरजेएस के माध्यम से अपने जन्मदिन को आप सब लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, मुझे शुभकामनाएं मिल रही हैं। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं जन्मदिन
मनाया जा रहा सना है या मैं जन्मदिन मना रहा हूँ। पूरे विश्व की दुआएं, पूरे विश्व का आशीर्वाद मेरे राइट। साथ है और आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ी चीज और कोई नहीं हो सकती। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। और आरजेएस से जुड़ करके मुझे सबसे बड़ी चीज ये लगी कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ा। बर्थडे पर मुझे इतनी विशेष मिली, इतने आशीर्वाद मिल रहे हैं पूरे विश्व में, पूरे गिरमिटिया देशों में, क्या हमारे इस पूरे विश्व में जहाँ प्रवासी भी हैं और भी देशों में ये इसका संदेश भी जा रहा है। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है सर। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आरजेएस परिवार इस तरीके से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे, उन्नति करता रहे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं साथ साथ इसके काम करता रहूंगा। ये मेरा सौभाग्य होगा। ये तो मेरी सर जन्मदिन की बात रही। अब मैं थोड़ा सा अपने विषय पर आता हूँ। आरजेएसपीबीएच अपनी 11वीं वर्षगांठ के गौरवमयी अवसर को आजादी उत्सव के साथ एक 10वीं वर्षगांठ मनाएगा 24 जुलाई। 10वीं वर्षगांठ, नहीं 11वीं वर्षगांठ है, शायद 10 वर्ष हो गए हैं। नहीं, 10वीं वर्षगांठ है, 11वें साल में प्रवेश किए। अच्छा, जी जी जी, चलो। 10वीं वर्षगांठ के गौरवमयी अवसर को आजादी उत्सव के साथ 1 से 15 अगस्त तक मना रहा है और अपनी सकारात्मक विचारधारा को सशक्त करते हुए आज 408वीं वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय आपने बता ही दिया है कि भारत की आज़ादी में संस्कृति का महत्व। अपने इस 10 वर्ष की यात्रा में आरजेएस ने स्वर्णिम उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 10 वर्ष का सफल सफर, 408 वेबिनार, लगभग 165 मीटिंग्स और अन्य कार्यक्रम, 5 ग्रंथ का सफल प्रकाशन और मासिक न्यूज़लेटर जो हर मंथ हम सबको मिल रहा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, स्वर्णिम उपलब्धि है। देश विदेश में संस्कृति व उसके मूल्य का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से हो रहा है। प्रवासी लगातार आपके संगठन से जुड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी और संगठन के साथ इतने बड़े प्रवासी या संस्कृति के माध्यम से लोग इतने बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे आरजेएस परिवार की है और इसका श्रेय मन्ना जी आप जैसे कर्मठ लोगों को जाता है, जो बहुत ही सराहनीय है। इन सब उल्लेखनीय और महान उपलब्धियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस 10 वर्षीय परिपक्व व सकारात्मक बच्चे का भविष्य अत्यंत उज्जवल, सार्थक व देश व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा एवं समाज की युवा पीढ़ी को सही दिशा व दशा देता रहेगा। जहां हम इन 15 दिनों के कार्यक्रमों जो स्वतंत्रता के लिए समर्पित हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों, बलिदानों व योगदानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं पर उनके संदेशों, शिक्षाओं को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको साथ रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम प्रत्येक महापुरुष की याद में उनके जन्मदिन, शिक्षाओं, संदेशों के साथ हर समसामयिक विषय, वैज्ञानिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सामाजिक व राष्ट्रीय विषयों पर कार्यक्रमों के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ देश विदेश के सभी बड़े त्योहारों, दिवसों, राष्ट्रीय विषयों पर कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी सार्थकता पर बता रहे हैं और प्रकाश डाल रहे हैं। हर विषय पर समन्वय और संवाद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो सकारात्मकता का सबसे बड़ा स्वरूप है। समस्याओं का सकारात्मक समाधान भी तलाश रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को भारतीयता से जोड़ रहे हैं। महान पुरुषों की शिक्षाओं व योगदानों को सकारात्मकता के साथ समाज में उनके उचित उपयोग को समझा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति, मूल्य, संस्कारों को आगे बढ़ाना व नई पीढ़ी को उससे जोड़े रखना है। साथियों, भारत की आज़ादी में जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता, बलिदानों, संघर्षों का बड़ा योगदान है, वहीं पर इस आंदोलन में संस्कृति का भी बहुत बड़ा योगदान था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ही आज़ादी के समय विभिन्न वर्गों, जातियों, क्षेत्रीय असमानताओं के बीच सामंजस्य व एकता बनी रही। राष्ट्रवाद की भावना जागृत रही। गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन को
व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हुए उसे भारतीय संस्कृति व जीवन मूल्यों से जोड़ा। मुझे याद है जब मैं आज से लगभग 5 साल पहले गयाना में था, गयाना की भी प्रकृति, वहाँ की पृष्ठभूमि बिल्कुल फिजी जैसी है, जैसी अभी मैडम बता रही थी। वहाँ भी 1838 में सबसे पहला भारतीय पहुंचा था और पहली 2 पीढ़ी लगभग बहुत परेशान रही थी, बहुत कष्टों का सामना किया उन्होंने, और कष्टों का सामना करने के बाद अपनी सेविंग सेविंग प्रवृत्ति, संस्कृति के बेस पर वो सब लोगों से आगे निकल गए और आज उस देश में वो अग्रणी रूप में कार्य कर रहे हैं। सरकार भी Yes. भारतीय मूल के लोगों की ही है और भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप वहाँ देखने को मिलता है उससे हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है और लगता है कि हम मिनी भारत में हैं, इसलिए उसे जी भारतीय हाँ। उपनिवेश भी कहा जाता है। जब मैं गयाना में था तो वहाँ पर एक बहुत बड़े बैंकर, प्रसिद्ध बैंकर और इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर यशु प्रसाद जी थे, जो गांधीवाद, बहुत बड़े गांधीवादी थे। अगर उनको गांधी पर बोलने के लिए बोला जाए तो वो 3-4 घंटे लगातार बोलते रहते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप गांधी जी को क्यों इतना पसंद करते हैं, क्यों इतना फॉलो करते हैं। इस पर उनका उत्तर बहुत अच्छा था। उन्होंने बताया कि गांधी जी के विचार में राष्ट्र के रूप में हमारे देश का विकास केवल वहाँ के भूभाग या किसी राजनीतिक सत्ता के कारण नहीं, बल्कि 5,000 वर्ष से भी अधिक पुरानी हमारी संस्कृति से हुआ है। एक बड़े भूभाग की भाषा, क्षेत्रों की विविधता, परंपराओं की विभिन्नता के बावजूद हमारे सांस्कृतिक व नैतिक मूल्य निरंतर जीवित रहे हैं। गांधी जी ने आज़ादी के इस आंदोलन को इसी सांस्कृतिक जीवंतता की, अहिंसा और सत्य जीवन के मूल्यों से जोड़ा। यही गांधी जी की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, जिसने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने हेतु बिखरे हुए आंदोलन को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में एक किया और इसी राष्ट्रवाद के सहारे राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की भावना के साथ जन जन की भागीदारी इसमें तय हुई और आंदोलन के लक्ष्य को जन जन का लक्ष्य बनाया गया, जिससे आंदोलन को तन व धन की शक्ति मिली तो जन जन की मानसिक और सामूहिकता भी मिली और एक अजीब डायरेक्शन के साथ, अजीब शक्ति के साथ वो आगे बढ़ा और उसका रिजल्ट आज़ादी के रूप में हमें मिला। दक्षिण अफ्रीका में पढ़ाई करते हुए गांधी जी ने आज़ादी के आंदोलन के इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अनुभव किया व ध्यान किया कि इस रूप में हमें भारतीय आंदोलन को जोड़ा जाए, और उसने जोड़ करके वो बहुत कुछ सफल भी हुए। गयाना में भी आज़ादी के आंदोलन में इसी तरीके से वहाँ के राष्ट्रपिता के समान माने जाने वाले डॉक्टर छेदी जगन जी ने भी इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सहारा लिया और वहाँ भी आज़ादी दिलाई। महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में शिवाजी उत्सव, 1895 में गणेशोत्सव सार्वजनिक मंचों पर मनवाने शुरू किए। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर गणेश जी व शिवाजी की मूर्ति रखी गई, जहां पर पूजा आरंभ की गई और लोग बाग एकत्र होकर पूजा करने लगे, जिस पर अंग्रेजों ने भी विरोध नहीं किया। और इसी सांस्कृतिक विचार पूजा के सहारे सेनानी राष्ट्रवादी अपनी योजनाएं व व्यवस्थाएं बनाने लगे, जो बहुत सफल रहा और इस सांस्कृतिक आंदोलन ने आज़ादी की लड़ाई में अपना उल्लेखनीय व अमूल्य योगदान दिया। 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन भी चालू हुआ, जिसमें हमने अंग्रेजों और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया और भारतीय उत्पादकों को यूज में लाने लगे। नई संस्कृति व विचारधारा को जन्म दिया गया, जो कुछ हद तक सफल भी रहा, जिसमें अब उस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे पहले 19वीं शताब्दी में सुनील सुनील कुमार सिंह जी, थोड़ा स्क्रीन पे आ जाइए, आप कॉर्नर में चले गए हैं। पार्डन सॉरी मी। सर, सॉरी सर, जी, थैंक यू थैंक सर। इससे पहले 19वीं शताब्दी में बंगाल में ब्रह्म समाज, आर्य समाज व रामकृष्ण मिशन जैसे सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिन्होंने देश में सामाजिक व सांस्कृतिक क्रांति पैदा की और नई जागृति प्रदान करके
सब में एक नई स्फूर्ति पैदा की। और उस समय फैली हुई अनेक सामाजिक बुराइयां जैसे जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। जहां पर विदेशों में संस्कृति की बात है, जैसे मैडम ने अभी कहा, फिजी में जो भारतीय लोग गए थे, उन्होंने फिजी को एक समृद्ध फिजी बना दिया है और भारतीय लोग सबसे ऊपर हैं। उसी प्रकार से जितने भी गिरमिटिया देश हैं, उसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय लोग तो सबसे आगे हैं ही। हमें गर्व की बात यह है कि भारतीय संस्कृति उनके रग रग में बसी हुई है। और इतना ही नहीं, वे संबंधित देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार या अनुसरण कर रहे हैं, साथ के पड़ोस में भी जाकर के वो भारतीय संस्कृति को फैला रहे हैं। जैसे गयाना, त्रिनिदाद से या लोग बाग यूएसए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क यस में बहुत बड़ी कॉलोनियां हैं, वहां पर भारतीय संस्कृति का बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे आप सूरीनाम से नीदरलैंड में लोग बाग गए हुए हैं, नीदरलैंड में बहुत अच्छी तरीके से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिजी में मैडम आप बता ही रही हैं, और मॉरिशस में तो हमारी संस्कृति का या सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार है ही, क्योंकि रामायण सेंटर 2 बार वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन वहां पर हो चुका है, हिंदी सेक्रेट वहां पर है, बहुत सारी चीजें फिजी में हैं। भारतीय संस्कृति हर देश में मुझे लगता है गिरमिट हमारे आईसीसीआर के द्वारा या यस हमारे दूतावास जितने भी हैं उनके द्वारा आजकल बहुत बड़े पैमाने पर प्रचारित और प्रसारित की जा रही है। और मैं कह सकता हूं कि आज हर विश्व के हर कोने में भारतीय संस्कृति का न केवल ज्ञान है, बल्कि उसके प्रति लगाव भी है। लोग बाग उससे जुड़ भी रहे हैं, और आज पर्याप्त मात्रा में हर जगह आपको भारतीयता देखने के लिए मिल जाएगी। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे दूतावासों के माध्यम से, सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से, लोकल स्थानीय लोगों की भागीदारी में बहुत बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। और उनको बताया जाता है कि भारत ने आज़ादी को किस संघर्ष के साथ में, कितने संघर्षों के बाद, बलिदानों के बाद प्राप्त किया है, और उस आज़ादी की क्या कीमत है, और हम आज़ादी को किस हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। ये हम स्थानीय लोगों के साथ मनाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम उनको अपनी बात और अपने आज़ादी के उत्सव में शामिल करते हैं। इसी हमारे जितने भी सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, उससे हमारे भारत में ही नहीं, विदेश में भी कितनी पत्र पत्रिकाएं, मीडिया, यस मैगजीन निकल रही हैं संस्कृति के ऊपर, हिंदी के ऊपर, भारतीयता के ऊपर। जो आज आज आज़ादी के समय से ही जिन्होंने न केवल आज़ादी के संग्राम को राष्ट्रवादी धारणा दी, बहुत जोश और उनको प्रेरणा दी, वहीं पर आज विश्व के कोने कोने में ये पत्रिकाएं, मैगजीन, और जैसे मैडम अभी मनीषा जी हैं, विश्व के हर कोने कोने से हमारे सांस्कृतिक हिंदी विद्वान इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि हम उनके बल पर निश्चित हैं कि वो जो लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ही अपनी लेवल पर ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, या ईमानदारी के थैंक यू साथ कर रहे हैं। अभी मेरे पास कुसुम नैपसिक जी, जो हम यूएसए से हैं, वो आई थी परसों। वो कह रही थी कि उन्होंने एक बात मेरे सामने रखी कि हम तो अपने कंट्री में हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप हिंदी सीखें, हिंदी बोलें, लेकिन हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता जब हम भारत में आकर के देखते हैं कि यहाँ हिंदी और लोगों के संस्कृति में कितना रुझान, उतना रुझान नहीं है, तो वो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो हम मेरे तो सबसे ये आग्रह है, हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे अच्छी संस्कृति है, परिवार उसका सबसे अच्छा अंग है। तो हम और हमारी युवा पीढ़ी इससे जुड़े रहें, और हम इसको लगातार आगे बढ़ाते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारी आज़ादी है उसकी कीमत को समझते हुए हम उसको, आज़ादी को केवल स्टेटस ना माने, उसके साथ अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं, और निभाते हुए भारत देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद सर।
जी सुनील कुमार सिंह जी, आपने आभार व्यक्त किया। आपका जन्मदिन आरजेएस पीबीएच के मंच पर 409वें कार्यक्रम में हो रहा है और बहुत सारे लोगों को ये भी जानकारी मिल मिल गई होगी। पहले तो ऐसे अनाउंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुकी थी, लेकिन आपकी धर्मपत्नी जो अ, श्रीमती पुष्पांजलि जी हैं, ये भी बहुत सारे लोगों को, मनीषा जी को भी पता चल गया होगा। तो ये है आरजेएस फैमिली। जी जी और जी इस तरह के, और आप एक सुपुत्र भी हैं, क्योंकि पुस्तक में आपके माता पिता की श्रद्धांजलि भी प्रकाशित हो रही है। तो हमारे आरजेएस पीबीएच परिवार में कुछ लोगों को सुपुत्र सुपुत्री का दर्जा दिया गया है कि अपने माता पिता, नाना नानी को भी लेकर लोग आ रहे हैं। ममेरे भाई, ये जैसे सारुलिया जी हैं, वो ममेरे भाई को भी पुस्तक में ला कार्यक्रम कर रहे हैं लोग। मतलब बैनर पे उनके फोटो भी लगते हैं। आपके माता पिता का भी फोटो लगा था। विशेष रूप से इस बार श्रद्धांजलि में जा रहा है, जी। लेकिन जन्मदिन की बधाई सभी तरफ से मिल रही है। और हिंदी थैंक और यू। इंग्लिश, एक्चुअली क्या है कि इंग्लिश सार सार को गही रहे। तो पॉजिटिव मीडिया का ये है कि हम लोग भाषाओं में से जो अच्छा लगे, कोई शब्द भी अच्छा लगे। अब बताइए, धोती है, संस्कृति की बात कर रहे हैं। गांधी जी धोती कुर्ता में आ गए थे और बाद में तो सिर्फ धोती में रहे वो। उन्होंने देखा कि जब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनको कहा कि पहले भारत जानो, पहले भारत को घूमो, देखो, जानो, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो गांधी जी ने घूमना शुरू किया, तो गांधी जी ने भारत को जाना सबसे पहले। तो ये क्रांति में, और क्रांति का बीज गांधी जी के अंदर तो पहले से आ चुका था, लेकिन रास्ता जो है वो घूमने से मिला, परिक्रमा करने से। और यही परिक्रमा आरजेएस पीबीएच भी कर रहा है। यानी आरजेएस पीबीएच वही काम कर रहा है जो हमारे महापुरुषों ने आदर्श बनाया है। जिन रास्तों पर महापुरुष, क्योंकि पराड़कर जी भी बहुत सारे शब्द दिए हम लोगों को, लेकिन उन्होंने वो महापुरुष की श्रेणी में बनने के लिए नहीं, लेकिन उनके बताए रास्ते पे हम लोग चल तो सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग विषय लेकर आ रहे हैं, अलग अलग लोग इसमें जुड़ते हैं। तो हाथी को तो वही जानेगा, सोनू कुमार जी जैसे बिहार से जुड़े हुए हैं, इस तरह के लोग ही मतलब जान सकते हैं आरजेएस को, जो लगातार जुड़ते हैं। बाकी अगर कभी कभी कोई जुड़ता है तो वो हाथी का तो पांव देखेगा तो कहेगा कि ये पता नहीं, वो दीवार टाइप का कहेगा कि दीवार होता है, हाथी दीवार होती है। तो जो लोग जितना जुड़ते हैं, शशि त्यागी जी अभी नहीं है लेकिन लगातार एक्टिव होकर जुड़ रही हैं। सरिता कपूर जी ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की दिया है। अभी मंच पे भी मीडिया कॉन्फ्रेंस में वो संबोधित कर रही थी। तो इस तरह से ये है। तो अब आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हमारी अतिथि लोग भी जुड़े हुए हैं, कुमार प्रशांत जी ने भी बहुत अच्छा, सब लोग कह रहे हैं कि किस तरह से दृष्टिकोण कुमार प्रशांत जी ने, गांधी पीस फाउंडेशन के चेयरमैन ने अपना पक्ष रखा इस विषय पर, संस्कृति पर, और संस्कृति को एक नया आयाम दिया। तो ये वेबिनार में जुड़ने से पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है। बहुत से विचारधारा जो हैं, जो हमारी कुंठित हो जाती हैं, वो उनकी गांठें जो हैं वो इस वेबिनार में आने के बाद खुलती हैं। तो उससे व्यक्तित्व निर्माण भी होता है और हम एक सार्थक जीवन की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ इस वेबिनार में लोगों को मिल रही हैं। तो अब सुनील कुमार सिंह जी, अब हम चाहते हैं कि चूंकि मनीषा जी को भी पता चले कि हम लोग 15 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आज पहली बार जुड़ी हैं, लेकिन उनको पता चलेगा कि अ, अ, अगले दिन क्या कार्यक्रम होने वाला है। सभी लोगों को पता चलेगा कि हम लोग अगले दिन क्या करने जा रहे हैं। तो वैसे मनीषा जी को ये भी बताना चाहेंगे कि हम लोग रक्षाबंधन भी बड़े जोरदार ढंग से मनाने जा रहे हैं। थैंक यू। और रक्षाबंधन का, मैं 9 तारीख को है, उसका विषय बता देते हैं। 9 तारीख यानी कि 9वां अंक होगा। आज आज जो है 7 तारीख है, तो 7वां अंक हो रहा है। तो रक्षाबंधन भी हम लोग मनाएंगे, लेकिन उसका विषय सुनिए मनीषा जी। जी। उसका विषय है रक्षाबंधन, भारत की सुरक्षा का आध्यात्मिक कवच। अब देखिए, बदल गया ना बिल्कुल। जी। ये है आरजेएस की वो चीजें, हम लोग क्रिएटिव टीम है जो इसी चीज पे काम करती है कि विषयों को किस तरह से हम लोग सार्वभौमिक बनाएं। मतलब हमारे महापुरुषों ने जो शब्द दिए हैं उसके मर्म को समझें। रक्षा यस। बंधन, रक्षाबंधन, बंधन। हम लोगों ने क्या किया, उसको भाई बहन से जोड़कर और घर तक की चारदीवारी में सीमित कर दिया। यस। और यस। रक्षा बंधन, ये विश्व, अब वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं हम लोग, विश्व के लोग भाई और बहन हैं। यहाँ तो प्रकृति की रक्षा करने का भी एक बंधन है। प्रकृति रहेगी तभी हम लोग रहेंगे। अभी देखिए,
उत्तरकाशी में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में रोजाना उत्तराखंड से खबरें आ रही हैं। हमने प्रकृति का नाश किया, हमने रक्षा करने की नहीं सोची। तो सुरक्षा का कवच यही है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम लोग किस तरह से लोगों की नहीं प्रकृति की भी कैसे, नदियों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ये है विचारधारा। चूंकि अभी 5वीं किताब आ रही है तो हम लोग मंत्रालय में जाने वाले हैं और सभी मंत्रियों के हाथ में रखकर जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बातचीत करेंगे और बैठक हो रही है। अभी कल देखिए बच्चों के साथ बैठक हुई थी, कल बच्चे आए थे, बच्चे और उनके गार्जियन थे और युवा थे, कॉलेज के पढ़ने वाले, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, और केवल शहर के नहीं, डीपी सिंह कुशवाहा जी के सौजन्य से हम लोग गांव के भी बच्चों की बातों को इस मंच पर लेकर आए। तो उसका क्या हुआ, जब पता चला तो एक आईएएस अधिकारी आरजेएस फैमिली से ही जुड़े हुए हैं, वो इस समय बहुत बड़े पोस्ट पर हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को, आरजेएस के बच्चों को लेकर आइए, हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। ये ख्याल देखिए सकारात्मक सोच से ही पैदा हो सकती है और वो आरजेएस मंच पर भी आ चुके हैं। तो अब चलते हैं और अगला कार्यक्रम की घोषणा करते हैं और टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि वो बैनर को दिखाएं कि कल हम लोग क्या करने जा रहे हैं। कितना सुंदर सा विषय लेकर कल आ रहे हैं हम लोग। आज देश और विदेश की चर्चा हो रही है, तो विदेशी धरती से भारत की आजादी का संघर्ष, सोचिए अपने देश में तो संघर्ष चल ही रहा था, लेकिन विदेश की धरती पे जो लोग रह रहे थे, गांधी जी भी विदेश गए थे, साउथ अफ्रीका में किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और आजादी के आंदोलन तक कैसे वो लोग लेकर आए, भारत को आजाद करने में उनका क्या योगदान रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, क्योंकि भारत की बातें आप लोग जानते हैं, विदेश में किस तरह से संघर्ष हुआ। और हम लोगों के मुख्य अतिथि जो हैं वो मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये पद्म भूषण की उपाधि की तरह होता है इंग्लैंड में, जिसे MBE कहा जाता है, मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। राइटर हैं, ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, लंदन यूनाइटेड किंगडम से नितिन मेहता जी। और इसके साथ साथ डॉक्टर AK मर्चेंट जी जो इसी फैमिली से जुड़े हुए हैं और नेशनल ट्रस्टी हैं लोटस टेम्पल जो आप दिल्ली में देखते हैं एंड बहाई कम्युनिटी ऑफ इंडिया, जनरल सेक्रेटरी हैं टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन, एक ग्लोबल इंटरफेथ मूवमेंट। और इसके साथ साथ जो है अभी प्रशांत जी आए थे जो चेयरमैन हैं गांधी पीस फाउंडेशन के, तो वहां की जो पत्रिका निकलती है गांधी मार्ग, गांधी पीस फाउंडेशन की पत्रिका गांधी मार्ग है, उसके मैनेजिंग एडिटर मनोज झा जी की नोट स्पीकर प्रस्तुत करेंगे, जो आरजेएस के मंच से वंदना झा जी इनकी पत्नी है। NDMC कन्वेंशन सेंटर जो दिल्ली का बहुत बड़ा कनॉट पैलेस में कन्वेंशन सेंटर है, उसमें सम्मानित किया गया था मनोज झा जी को और वंदना झा जी को। इसी की कड़ी में हम लोग 10 अगस्त को पति पत्नी अवार्ड जो आप फैमिली अवार्ड कह रहे हैं वो प्रदान किया जाएगा। तो विदेशी धरती से भारत की आजादी का संघर्ष, इस तरह के विषय को लेकर हम लोग लगातार अलग अलग, आपके पास भी कोई कंटेंट हो तो आप लोग बताइएगा कि हम लोग और किस विषय पर बातें कर सकते हैं। तो संस्कृति के द्वारा जिस तरह से ये आज़ादी मिलने की बात की गई है कि वो एक लोगों की ब्रेन जो है वो आज़ादी की तरफ बढ़ा, तिलक जी ने भी किस तरह से संस्कृति के, सुनील कुमार सिंह जी ने बताया। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सभाओं का उपयोग लोगों को संगठित करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने में किया गया। अब अगर भगिनी निवेदिता की बात की जाए जो कि आयरिश महिला थी, वो भी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिए और स्वतंत्रता आंदोलन में आप जानते हैं कि भगिनी निवेदिता का भी योगदान है। कवियत्री और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू को कौन नहीं जानता है। और कविताओं के माध्यम से, कविता की जो संस्कृति है उसके माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को उन्होंने प्रेरित किया लोगों को। उसमें विवेकानंद जी का भी नाम लिया जाता है जो कि आध्यात्मिकता से किस तरह से भारत को मजबूत करने की तरफ युवाओं को खासकर उन्होंने संदेश दिया। महावीरा देवी का नाम इसमें लिया जाता है जो महिलाओं को संगठित करके और 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी तरह से गदर पार्टी बनाई गई थी, सिखों ने स्वतंत्रता संग्राम में इस तरह से भाग लिया और भारत की संस्कृति में स्वतंत्रता संग्राम की जो बिगुल है वो संस्कृति के माध्यम से भी उठाई गई। तो अब जो है मैं थोड़ा मंच को ओपन करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि लोग भी जो हैं वो मनीषा रामरेखा जी से कुछ बातें भी करें, क्योंकि ये मौका नहीं मिलता है। तो हम लोगों के बीच जो है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो वैसे तो सुशांत जी आज तक से हैं, आज तक टीवी चैनल से सुशांत जी का भी इंटरेस्ट रहा है इन सब चीज़ों में, वो भी जुड़े हुए हैं। और पूजा नौरंग जी हैं, ज्योति सुहाने अग्रवाल जी को अगर हम बुलाएं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं,
और आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई हैं, हमारी को ऑर्गेनाइजर हैं। 13 अगस्त का प्रोग्राम जो है वो ज्योति सुहाने अग्रवाल जी लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आज का प्रोग्राम सर जो है 14 विषय अगस्त है। 14 अगस्त 14 है आपका? अगस्त अच्छा हाँ 14 जी अगस्त, सर। अच्छा हाँ, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर। जी 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 जी, सर, जी सर। और सर स्वतंत्रता मैं अभी ना पूर्व कुछ झंडा, भारतीय संस्कृति की। झंडा यात्रा पे आपका वो प्रोग्राम आने वाला है। तो आप अगर कुछ बोलना चाहें तो मैंने आपको आमंत्रित किया हाँ है। हाँ सर, मैं चाह रही थी कि भारतीय संस्कृति की एक निशानी हमारे यहाँ खादी भी थी। तो मैं चाह हम्म, रही थी कि 2-5 मिनट में खादी के विषय में कुछ बोलूं। जी जी, 2.5 मिनट का समय हम लोग ज्यादा। सबको दे रहे हैं। जी जी, हाँ बोलिए, जी सर। हाँ, स्वागत तो है। जिसे कि हम, हाँ, मैम खादी अगर हो अर्थात सके तो खद्दर। वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ जी। आप मैम तो इतने वीडियो। खूबसूरत खूबसूरत परिधान में हैं ज्योति सुहाने जी, तो नहीं उस नहीं नहीं परिधान नहीं के भी नहीं 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 अभी नहीं सर, आ रहे एक मिनट को। थोड़ी देर पहले तो झलक मुझे मिली थी। नहीं नहीं परिधान की भी, नहीं सर। परिधान की संस्कृति देखिए कितनी खूबसूरत आप लग रही हैं आज। जी नहीं 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 सर। जी, हाँ बताइए। जी सर। अब ये खादी, जैसे कि हम लोग कहते, हाथ से जो काता जाता था, चरखे पर बुना जाता था, एक सूती कपड़ा, जिसे कि हम कहेंगे कि ये भी एक आजादी में, इसने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वो भी अंग्रेजों से जब वस्त्रों की मुक्ति और कपड़ा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 1918 में अविभाजित भारतीयों द्वारा खादी का परिचय मिला हमें देखने के लिए। और वो भी जब जब अंग्रेजों ने हमारे कपास उद्योग को वहां बैन कर दिया था, सूती वस्त्रों को। उस समय गांधी जी के दिमाग में आया कि जो हम लोग स्वशासन लाना चाहते हैं या स्वदेशी आंदोलन को यदि हम चलाना चाह रहे हैं, तो गांव गांव से यदि हमें इसे आगे बढ़ाना है और देश को आत्मनिर्भर भी बनाना है, तो हम घर घर चरखा चलाएंगे। और उससे जो वस्त्र उत्पादन होगा, एक तो उससे गांव के लोग आगे आएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे, और दूसरा उनमें एक जागृति आएगी और एकता की भावना बनेगी। इसलिए ये जो खादी, इसने भी एक स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज हम देख रहे हैं खादी के उत्पादों को देश विदेशों में फिर से नए रूप में बहुत अधिक पसंद किया जाने लगा है। तो मैं वह भारतीय संस्कृति की निशानी इस खादी के बारे में 2 मिनट आपका लेना चाह रही थी। और 1930 की दशक की यदि हम बात करें, जब भारतीय ध्वज पर इसको खादी को मुख्य स्थान प्राप्त हो गया था। चरखे और जो झंडा बनाया गया था उस समय, तो उसमें चरखे के साथ में जो झंडे का निशान था और खादी का झंडा बना था। ये 1930 के दशक में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में झंडे का, हम देखें तो ये मुख्य स्थान खादी को प्राप्त हुआ था। और आज हम शिल्प उद्योग की बात करें, स्वदेशी कलाओं की बात करें, स्वदेशी वस्त्रों की बात करें, वॉल हैंगिंग, सीनरी, सारी चीजों को हम देखें तो देश विदेश में खादी बहुत पसंद की जा रही। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल छोटे शब्दों में आपने खादी संस्कृति को, और बहुत अच्छी संस्कृति है खादी के बारे में, कहा हाँ जी जाता सर। है कि हाँ। वो आप सर्दी में भी मैंने कहा पहनिए बहुत तो लोगों को बोलना है, तो थोड़ा कम बोले जिसमें सारे लोगों सर्दी, को मिले मौका। सर्दी में जो है, सर्दी में वो खादी के वस्त्र जो है आपको गर्मी का एहसास कराएंगे और गर्मी में सर्दी का एहसास कराते हैं। और खादी महंगा नहीं है, बहुत तरह के खादी होते हैं, लेकिन कंफर्टेबल बहुत होते हैं। मैंने खुद ही उसका प्रयोग किया है, और सूती वस्त्र जो है वो कंफर्टेबल, शरीर के लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो ये भी संस्कृति जो है हमारी, संस्कृति का तो मतलब बहुत सारी चीज़ों से होता है, और गायन से भी होता है। संस्कृति के गायन की संस्कृति जो है, यस लोक यस गायकों की यस। बात, लोक गायकों की बात किया हम लोगों ने। कबीर की भी चर्चा चल रही थी अभी पीछे, मैंने बताया। तो मनीषा जी आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों के बीच आकाशवाणी और दूरदर्शन के कबीर लोक गायक मौजूद हैं। तो क्यों ना गायन की संस्कृति सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी में, उनकी अमृत वाणी को सुना जाए दयाराम सारोलिया जी से। दयाराम सारोलिया जी अपनी नातिन के साथ बैठे हुए थे, तो ये भी एक आरजेएस पीबीएच की संस्कृति है कि वेबिनार में अपनी पोती, अपनी नातिन वगैरह के साथ भी लोग बैठ रहे हैं। तो दयाराम सारोलिया जी स्वागत है। आज जन्मदिन पर कुछ हो जाए, आज सुनील कुमार सिंह जी का 59वें जन्मदिन पर कुछ हो जाए। अब देखिए, प्रभु की कृपा थी कि ऐसे गायक भी हम लोगों के बीच मौजूद हैं, तो आज धूमधाम से सुनील कुमार सिंह जी का 59वां जन्मदिन मना लिया जाए। जी, अमृतवाणी से, कबीर अमृतवाणी से प्रस्तुत कर रहे हैं जी दयाराम सारोलिया जी, आकाशवाणी दूरदर्शन कलाकार, मध्य देवास, मध्य प्रदेश से। जी। मैं
आरजेएस के मंच पर सभी उपस्थित प्रबुद्धजनों का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं, और साथ ही साथ आदरणीय मन्ना जी का, क्योंकि आपके माध्यम से सभी से हमें रूबरू होने का शुभ अवसर मिला है। तो मैं सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि अमल करना बहुत जरूरी है। एक अमल नशा होता है और एक अमल अंतर में उस चीज को धारण करना होता है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वह साहेब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी। क्योंकि उस परमात्मा के हाथ में सभी की डोरी है। इसीलिए मैं एक कुछ चंद लाइन आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अरे अमल करे सो पाई रे साधु भाई, अमल करे सो पाई। अरे जब लग गया मलन सा नहीं करता, जब लग गया मलन सा नहीं करता, तब लग मजाना आई रे साधु भाई, अमल करे सो पाई। अरे अमल करे सो पाई रे साधु भाई, अमल करे सो पाई। अरे जब लग गया मलन सा नहीं करता, जब लग गया मलन सा नहीं करता, तब लग मजाना आई रे साधु भाई, अमल करे सो पाई। अरे बिन खाए फल स्वाद बखाने, कर सुनन सो पाई। अरे बिन गुरु ज्ञान गांठ के होवे, बिन गुरु ज्ञान गांठ के होवे, नाहक वस्तु भुलावे रे साधु भाई, अमल करे सो पाई। अरे अधीरी आप आधर दस गोहे, जग में गुरु कहवे। अरे मूल महल की खबर न जाने, मूल महल की खबर न जाने, औरन को भर मावे रे साधु भाई, अमल करे सो गावे। अरे ले अमृत मूर्ख रही सींचे, कल्प वृक्ष बिसरावे। अरे लेके बीज उसर में बोवे, लेके बीज उसर में बोवे, पाहन पानी ना आवे रे साधु भाई, अमल करे सो पावी। अरे पड़ा गुणा जो पंडित भूले, वहां को कौन समझावे। अरे पड़ा गुणा जो पंडित भूले, वहां को कौन समझावे। कह कबीर है सूरा जग में, कह कबीर है सूरा जग में, अरे यो पद को यार थावे रे साधु भाई, अमल करे सो गावे। अमल करे सो गावे रे साधु भाई, अमल करे सो गावे। अरे अमल करे सो गावे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रौनक लगाया आपने कबीर दर्शन कराकर। और यही हम लोगों की संस्कृति है कि हम लोग दूसरी की संस्कृतियों से भी, भारत की संस्कृति जो है वो दूसरों की संस्कृतियों की अच्छी चीजों को आत्मसात करने की संस्कृति है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि भारत की संस्कृति जो है वो अच्छी चीजों को ग्रहण करने की संस्कृति है, और यही सकारात्मक सोच है, और इसी पर हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। और जहां भी आपको अच्छा लगे वो चीजें जो कि हम लोगों का, इसीलिए अब कुछ कहते हैं विविधता में एकता, अनेकता में एकता जो कहते हैं, तो ये भारत की संस्कृति है और कहीं ना कहीं इसके मर्म में है। तो आज संस्कृति की बात लेकर जो सुनील कुमार सिंह जी आए और उन्होंने हम लोगों को एक मंच आरजेएस पीबीएच का बनाया, सजाया, आप लोगों ने संवारा, और इसमें बहुत सारे प्रतिभागी भी हैं जिन्होंने कि
अपना सहयोग दिया है। तो आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करते हुए, क्योंकि समय की भी एक सीमा होती है और टेक्निकल टीम हमारी लगी रहती है ना, 5-6 लोग जो हैं वो हम लोगों के साथ ही 2 घंटे का समय होने वाला है लगभग। तो सुनील कुमार सिंह जी एक बार लेकिन शशि त्यागी जी को बिना मंच पे बुलाए मुझे नहीं लगता कि आज पोती की नातिन की पोती की संस्कृति, शायद शायद पोती थी वो जिसकी दर्शन आए थे। पोती को कह रही है चुप रहना, मैं कुछ बोलने वाली हूँ। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई पोती बच्चा तो आता है। खेलने पोती तो खेलने गई है। ये घर में एक डॉगी है कुटकुट, ये भी मेरे पास आ रहा है। अच्छा अच्छा, मुझे उसको लगा मैं कि बोली आप थी चुप करवा मुझे, रही थी, मुझे वो नीचे चला हाँ, गया। वैसे मैं सोच रहा था कि आजकल महिलाएं जो हैं पति को ये वो मैं 2 लाइनें गाकर सुनाती हूँ आपको। जन्मदिन है आज भाई साहब सुनील कुमार सिंह जी का। बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल। उनके लिए 2 लाइनें गाती हूँ कि लो सुहाने से दिन आ गए, गुनगुनाने के दिन आ गए, मेघ अंबर में छाने लगे, लो सुहाने से दिन आ गए, नयन सपनों से सजने लगे, मुस्कुराने के दिन आ गए, मीठी बत्तियां सुनाने लगे, मन लुभाने के दिन आ गए, लो सुहाने से दिन आ गए, ढाई आखर नेह पलने के दिन आ गए, भौरे भी गुनगुनाने लगे, फूल खिलने के दिन आ गए, शाख पर फूल खिलने लगे, खिलखिलाने के दिन आ गए, खिलखिलाने के दिन आ गए, लो सुहाने से दिन आ गए, गुनगुनाने के दिन आ गए। बहुत 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 शुभकामनाएं सुंदर। जन्म दिवस की। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। जी जी। तो सुनील कुमार सिंह जी तो आज बहुत खुश होंगे, और जी जी जी। सभी लोगों की दुआएं मिल रही हैं। देखिए, गीत भी हो गया, अमृतवाणी भी हो गया, और अब मुझे लगता है जो लोग नहीं बोल पाए हैं, सुशांत कुमार सिंह जी बड़े मौके पर आए हैं शायद बधाई देने के लिए आज तक टीवी न्यूज से, और 10 अगस्त को भी आ रहे हैं पति पत्नी जी। तो अभी मुझे नजर आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि सुनील कुमार सुशांत कुमार जी से बात कुछ हो जाए आज जन्मदिन पर। जी जी। सुशांत जी, सुशांत जी अनम्यूट करके बोलिए। हम्म। जी। जी जी अभी सर। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अभी आ रही है। और ये मैं पहले कहना बता दें कि चाहूँ। सुशांत जी ने शुरू से अंत तक सारे चीजों को ऑब्जर्व किया है। जी 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 सुशांत। बिल्कुल, जी बिल्कुल। मंच पे मंचासीन आदरणीय मन्ना जी, आरजीएस संस्थान जो इतने सकारात्मक सोच पर इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, और ऐसा कार्यक्रम मुझे लगता है बिना संस्थान के संभव नहीं है। पहला चीज तो जो नाम आपने रखा आरजेएस राम जानकी संस्थान, वो भी एक वो बिल्कुल अद्भुत है। और उसकी थीम है आज की जो आपने थीम रखी, सांस्कृतिक सांस्कृतिक विरासत पे। एक्चुअली संस्कृत क्या है, हमारे देश का जो प्रगति है, देश का आर्थिक विकास हो या वैसी प्रगति हो, उसका उसके रीढ़ की हड्डी है जो हमें एकता के सूत्र में बांधती है। तो बहुत अच्छा आपका आज का थीम था। और समय तो बहुत नहीं है क्योंकि सारे वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, और जो गांधीयन थॉट्स पे आज मैंने देखा कि मैक्सिमम विचार जो है गांधीयन थॉट्स पे थे। और गांधी जी ने क्या क्या किया, एक बैरिस्टर थे, लेकिन बैरिस्टर होने के बावजूद भी उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए खुद नहीं जिया, हमारे लिए जिया उन्होंने। तो ये आज मैंने जो सुना मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी एक एक चीजों को लोगों ने बताई। आदरणीय प्रशांत जी थे,
आदरणीय सुनील कुमार जी जिनका आज जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मनीषा जी थी जो फिजी में थी, उन्होंने बताया कि फिजी में हिंदी कैसे, मतलब 80% लोग फिजी हिंदी बोलते हैं और वहाँ मानक हिंदी का पाठ्यक्रम है, वो शायद मुझे पता भी नहीं था आज। लेकिन आपके मंच के माध्यम से मुझे बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला। और जिस तरह से आप संस्थान को मन्ना जी चला रहे हैं, आपको कोटिशाह बारंबार नमन करता हूं कि ऐसे लोग ही, ऐसे विचार ही, ऐसे सकारात्मक सोच वाले लोग ही शायद हमारे इस समय की जो स्थिति है हमारे देश की, जो देश एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि देश में इतने लोग, मतलब एक बंटवारे का वो बन रहा है, लोगों के अंदर ऐसा लग रहा है, और शायद कुछ हद तक है भी, लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा समाज जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, इन सब चीजों में बढ़ता सा नजर आ रहा है। आपकी ये मुहिम, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जो आपने 2047 का सपना दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि 2047 तक जाएगा, उसके बहुत पहले आप अचीव कर लेंगे। मुझे लगता है कि 5 से 10 सालों में ये संस्थान एक ऐसा संस्थान बनेगा जो भारत देश का ही नहीं, विश्व के लिए मिसाल बनेगा कि विश्व को ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे सकारात्मक सोचना चाहिए जिसमें सिर्फ समाज का उद्धार हो, समाज अच्छी चीजें सीखे, समाज अच्छी चीजें बताए। आज ये नहीं है कि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रसिया से, फला का युद्ध फला से चल रहा है। आप एनर्जी को गलत जगह पर प्रयोग कर रहे हैं, सकारात्मक प्रयोग आपके एनर्जी में नहीं है। अगर इसी चीज को अगर आप सकारात्मक प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि पूरा विश्व एक ऐसे पटल पे खड़ा होगा जहां राम जानकी संस्थान का जो कॉन्सेप्ट है, राम के समय में कहते थे कि बकरी बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। तो आप इतना बड़ा सामंजस्य, मुझे लगता है ये सामंजस्य आप जैसे लोगों द्वारा किया गया ये कार्य, आप लोगों जैसा विचार, आपकी सकारात्मकता, और सकारात्मकता से जिस सकारात्मकता के जिस उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 10 साल में बहुत अच्छे ढंग से अचीव कर जाएंगे। और हमें बारंबार साधुवाद आपको देना चाहिए, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। जिस तरह आप लोगों को ले आते हैं, अर्ज करते हैं, मुझे लगता है कि एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें खुद से जुड़ने की जरूरत है, इसे खुद आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये आपका ही कर्तव्य नहीं है, सारे समाज के लोगों का कर्तव्य है कि आप सकारात्मक सोच के साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत को, हमारे देश के प्रगति को आगे की ओर ले जाएं। और बहुत अच्छे वक्ता थे, मैं तो जिस दिन से आपने जोड़ा है, मैं आपको बहुत साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसे मंच से जोड़ा, जो मंच ऐसा लगता है कि मेरे हृदय से निकल रहा है, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूं, मैं फील कर पा रहा हूं कि एक वास्तव में इस समय एक ऐसे मंच की जरूरत है जहां विश्व भर में अशांति का माहौल फैलता चला जा रहा है, लेकिन आप उस अशांति के माहौल में लोगों को इकट्ठा करके अपनी सकारात्मक सोच के जरिए एक नया आगाज करने जा रहे हैं। और ये आगाज मुझे दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है कि आपका ये कार्यक्रम, आपका आरजे संस्थान ये बहुत अच्छा कदम उठा रहा है और बहुत अच्छा कार्य करेगा। आपका मैं कोटिशाह बारंबार धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे कार्यक्रम को और मेरी जहां भी आवश्यकता है, जो भी चीज मैं आपके लिए, मतलब इस संस्थान के लिए, इस संस्थान के लिए ही नहीं, मुझे, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपनों के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं आरजे संस्थान के काम थोड़ा भी आता हूं तो मुझे अंदर से प्रसन्नता हुई कि मैं अपने काम आया, अपने देश के काम आया, आपके जरिए, मेरे जरिए नहीं, आपके जरिए आपने मेरे में अलग जगाई। उस अलग जगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर दीपा इसी सकारात्मक पत्रकारिता पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक हमारी किताब है जो मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूं कि आपसे विनम्र निवेदन होगा कि आपका जो सकारात्मक कार्यक्रम है वो शायद वो अगर हमारे किताब में शामिल करवाएंगे, वो हमें एक मौका देंगे आपके विचारों को रखने के लिए, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सुशांत कुमार जी। निश्चित रूप से आपके अंदर जो उर्वर भूमि है, उर्वर हृदय है, उसमें बीजारोपण जो होता है वो ऐसा है, सकारात्मक बीजारोपण। इसीलिए सकारात्मकता का बीज जो है लहलहा जाता है। अगर जमीन ही नहीं हो उर्वर,
तो जी चाहे उसमें आप अमृत भी डालेंगे तो वो फलेगा फूलेगा नहीं। लेकिन जिसके अंदर है, क्योंकि ये आज का कार्यक्रम सुपुत्र लेकर आए हैं, आरजेएस फैमिली के सुपुत्र हैं, क्योंकि अपने माता पिता के साथ लेकर चल रहे हैं इस आंदोलन में। आप पुस्तक के अंदर देखेंगे, पुस्तक के जी अंदर कितने सुपुत्र सुपुत्रियां जो हैं वो जी आपको दिखाई देंगी, जिनके घरों में वो किताब, उनका अगर पोता पोती बच्चे, आने वाली पीढ़ियां आज से जी 50 साल बाद भी उस किताब अगर घर में रहेगी, देखेंगे तो कहेंगे कि देखो ये हमारे दादाजी ने अपने दादाजी के लिए क्या सोचा था, है ना। वो और क्योंकि फोटोग्राफ्स नहीं मिल पा रहे हैं कई जगह जी जो है, जी फोटोग्राफ्स नहीं मिलते हैं, लेकिन किताब के अंदर अगर सुरक्षित रहेगी तो फोटो मिल जाएंगे। और और इस मंच के माध्यम से मैं जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग जुड़ेंगे मैं उनसे आपको प्रार्थना बुलाऊंगा, करूंगा। हाँ मैं बुलाऊंगा आपको जी जी सुशांत जी, जी क्योंकि डेली प्रोग्राम हो रहे हैं और डेली जी अवसर हो रहा है। आज जी प्रशांत जी ने अलग जो जगाई है, मनीषा बिल्कुल जी ने मंच बिल्कुल मंच पर आकर, ये सुनील कुमार सिंह जी को क्रेडिट जाना चाहिए कि इस तरह के लोग इस मंच की तैयारी जो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जैसे जैसे आपने वादा किया और आपकी कोशिश जरूर कामयाब लाएगी। और हम लोग 2047 के, आप उससे पहले ही आपने भविष्यवाणी कर दी कि अचीव कर लेंगे, यानी कि विश्व को सकारात्मक बनाने की तरफ। मैं सुनील कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, यही जी कहना चाह रहा था। सुशांत जी ने जो कुछ भी कहा है, हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है सकारात्मक सोच को। ये पहले से भविष्यवाणी है। हम लोग निश्चित रूप से एक इतिहास बनाने की ओर दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। आपकी सारी आवाज जो है यूट्यूब पर, और आपकी वो प्रिंट में 5वीं किताब रिलीज हो रही है 10 अगस्त को। कृपया आप उस कार्यक्रम में आइए, आपका स्वागत है, क्योंकि कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। कल्चरल प्रोग्राम के साथ इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग क्या चीज है वो रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तब तक वो विश्वास भी नहीं होगा कि सुशांत जी ने जो कहा है क्या सचमुच धरती पे देश और विदेश के लोग आजादी का पर्व मना सकते हैं। तो ये 15 दिनों का पर्व एक रिकॉर्ड बना रहा है, और रिकॉर्ड बनाने से एक प्रेरणा जाती है कि भारत में कोई ऐसा संगठन है जो भारत ही नहीं विश्व को सकारात्मक बनाने की ओर कदम बढ़ा चुका है। तो सुनील कुमार सिंह जी, सादर आप आमंत्रित हैं तो अपने वक्तव्य देने के लिए। उसके बाद जो हमारा प्रोमो है 10 अगस्त का, उसके साथ ही कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। मैं टेक्निकल टीम से आग्रह करता हूं कि सुनील कुमार सिंह जी के वक्तव्य के साथ, धन्यवाद ज्ञापन के साथ, सीधा उस प्रोमो को चलाइएगा जो 10 अगस्त के लिए आपके पास है। सुनील कुमार सिंह जी। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज सब वक्ताओं के विचार सुने, बहुत अच्छे लगे। गांधी जी पर नई नई जानकारियां मिली, संस्कृति पर स्पेशली मनीषा जी ने जैसे बताया फिजी में, और दूसरी जगह पर भी भारतीय संस्कृति का कितना प्रचार प्रसार है और कितने अच्छी तरीके से उस लोग फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा लगा। कुमार प्रशांत सर ने गांधी जी पर इतनी बहुत अमूल्य, अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, वो बहुत ही सराहनीय है और हम सब के लिए उपयोगी है। तो आज के इस सराहनीय और सार्थक जानकारी के लिए सभी वक्ताओं को और इतने सारगर्भित महत्वपूर्ण विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है भविष्य में भी आप सभी लोग हमारे और आरजेएस का पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करते रहेंगे और सहयोग देते रहेंगे। आरजेएस की अगुवाई कर रहे मन्ना साहब की सूझबूझ, मेहनत और कर्मण्यता के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हमारे अभी पत्रकार जी ने बताया कि उनकी सूझबूझ और जिस तरीके से आरजेएस राम जानकी संस्थान आगे बढ़ रहा है, हम अपने सकारात्मक अचीवमेंट को पहले ही प्राप्त कर लेंगे, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस 408वीं संगोष्ठी के लिए मन्ना साहब की पूरी टीम को, मन्ना साहब को, पूरी कार्यकारिणी की जितने भी सदस्य हैं सभी को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। संगोष्ठी की तैयारी में तत्पर पूरी टेक्निकल टीम को सफल व्यवस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जो वो इस पूरी समर्पणता के साथ इस कार्य को, संगोष्ठी को एक अच्छा रूप देते हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। पूरी मीडिया टीम को लगनता के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सफल व बहुउपयोगी संगोष्ठी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आरजेसीएन मेंबर्स, टीफा 25 के सक्रिय और समर्पित मेंबर्स, आज की संगोष्ठी में जुड़े सभी भाई बहनों को उनका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अंत में आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए आज इस परिवार को और मजबूती प्रदान करने की संकल्प के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। जितने आशीर्वाद, शुभकामनाएं मुझे मिली हैं,
पूरे आपके साथ में पूरे वर्ल्ड से भी, आपकी वजह से पूरी दुनिया से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैडम ने कितनी अच्छी कविता बोली, एक दूसरी मैडम जी ने खादी के ऊपर बोला, दूसरे लोगों ने बहुत अच्छा तरह बोला। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सभी को नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम। नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता दिवस की भारतीयों और प्रवासी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। Arise, awake and stop not till the goal is reached। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद के संदेश को आत्मसात करते हुए आरजीएस पीबीएच परिवार ने आजादी का अमृत महोत्सव में जन भागीदारी का लक्ष्य प्राप्त किया 400 पार। राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजीएस पॉजिटिव मीडिया नई दिल्ली प्रस्तुत करता है 15 दिवसीय आजादी पर्व का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक चिंतन महोत्सव रविवार 10 अगस्त 2025 को। बहनों और भाइयों, 79वें आजादी पर्व 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक चिंतन महोत्सव में 15 अगस्त 15 दिन 400 पार का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रविवार 10 अगस्त को सुबह 11 बजे शारदा ऑडिटोरियम, रामकृष्ण मिशन, कनॉट प्लेस, पंचकुइया रोड, नई दिल्ली में आमंत्रित अतिथियों का हार्दिक स्वागत है।